के चलने वाले गांव वाले वो भी चलने लगे। इसीलिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये टिपिकल मिडिल क्लास को आकर्षित करने के लिए महाराजा हटाया गया। जी हाँ जी। राम मोहन जी को देखते हैं, नागेश जी, आपने महाराजा दिलीप सिंह के बारे में बताया, ये मतलब ये दिलीप ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर तो है क्रिकेट के ना? नहीं, देखिए एक्चुअली देखिए ये सर एक कमर्शियल चीज है जी। हम इधर उधर के दिलीप की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल दिलीप राम के। ARD को एक बार तकलीफ हुई थी जिंदगी में, जब मोरारजी देसाई ने उनको हटाया था। मोरारजी ने बाद में अपोलोजाइज किया, लेकिन मामला ये हो गया था। वो दिलीप साहब अधिक जानते होंगे, वो बहुत पैलेटेबल डिसीजन नहीं हुआ था। नहीं, उसके अलावा मोरारजी देसाई ने रॉ के आदमियों को मरवा दिया पाकिस्तान में। आई एम सॉरी टू शेयर विद द ऑडियंस। अरे बाप रे, अच्छा, जो हमारे जो लोग खुफियागिरी कर रहे थे, मोहिता का तुम्हारे पास लिंक क्या है, तो बोलता प्रयास कर रहा तो इसीलिए मोरारजी देसाई ठीक है, अपने जो भी पीएम थे, लेकिन आज तो हम कह सकते हैं जो हमारे देश के लिए बाहर में खुफियागिरी कर रहा है उसको आप मरवा दीजिएगा। अपने शुद्ध हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, मैं निगेटिव नहीं बोलता हूँ, अपने अज्ञानता बस। तो दिलीप जी के परमिशन से मैं एक्लीमेटाइज कर दूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। परमिशन ऑफ दिलीप जी बताइए। अभी जस्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ, ओनली टू एक्लीमेटाइज द सेशन। अभी ऐसा है, शी जिनपिंग जो चाइना है वो शायद राम मोहन साहब आ गए, नमस्कार सर। G20 में नहीं आएगा, तो जो चाइना नहीं आ रहा, हम लोग स्वतंत्र हैं सब कुछ बोलने के लिए, लेकिन दिलीप जी, राम मोहन जी और ये साहब सारी चीजों को बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो वही ठीक बात। जो अभी जो खबरें आ रही हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शी जिनपिंग के अंदर एक, मतलब हम लोग बिहारी भाषा में बोल सकते हैं, डर वाला चोर घुस गया है। वो अब इनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, उसका रियल एस्टेट भी डमाडोल है। तो वो अभी, और शुद्ध हिंदी में बोले तो अब भारत चाइना को एकदम दबाए हुए है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन LAC, हर जगह से वो उस पर दबाव है। अब शी जिनपिंग को ना तो अभी मतलब उसकी जुबान बंद हो गई है, मतलब जो उसका जो अंदर का हाल है, हालत खराब है उसकी, अंदर से भी बहुत अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। ये जो खबरें आ रही हैं छन छन के, वो मैं शेयर कर रहा हूँ टू द हाउस, जस्ट टू एक्लीमेटाइज द सेशन। और जहां तक कि अमेरिका की बात है, अमेरिका अपना बहुत टैक्टफुली इंडिया से सब कुछ दे रहा है, अपना 80% जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो भी अपने हम लोग के लिए गर्व की बात है। और हमको कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो हॉल के जो भी हैं साइंटिस्ट हैं, रिसर्च और एनालिसिस विंग के सेक्शन वाले हैं, वो 20% को अपने आप यही इंडिया में ही डेवलप कर लेंगे। तो यही है
चाइना डरा हुआ भी है, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा कि हम डरे हुए हैं, तो अपना कुछ से कुछ अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए जस्ट ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अंदर चाइनीज जो अपने देश के वासियों को बेवकूफ बनाने के लिए इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम करता जा रहा है। ये जो बातें आ रही हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं। और उधर में यूक्रेन वार हो रहा है, लेकिन जो यूक्रेन के जो जर्नलिस्टी है वो भी अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं इसी वार के बहाने। तो ये सब चीजें बड़ी अजीब अजीब बातें आ रही हैं। तो अब हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है कि एक अपना ही ऐसा देश है, भारत देश, रादर हमारे जो लोग हैं, मतलब कम से कम देश के प्रति समर्पित तो हैं, राष्ट्रवादी तो है यहाँ। वो जो हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो करप्शन है, जो भी टॉप में, ठीक है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो भी है खराब है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर एट द हेड ऑफ अफेयर्स है, वो अच्छे खासे अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। ये सब चीजें सुन के बहुत दुख होता है और अगर गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। अब सर लोग आप शुरू कर सकते हैं सर, मैंने बहुत मसाला डाल दिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अमिताभ जी शुरू किया जाए ना। अमिताभ जी, हम सोच रहे हैं कि प्रसाद साहब शुरू कर दें। अब हम और लोगों को फोन कर रहे हैं, तब तक कभी 10 आदमी हो गए, तब तक हम लोग शुरू कर दें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महेश तो प्रसाद साहब वेलकम करते हुए सभी दिलीप मीना साहब बहुत दिन बाद आए, बहुत अच्छा लगा। और आज दोनों विद्वान हैं, दिलीप मीना भी हैं, राम मोहन जी भी हैं। तो शनिवार तो इन्हीं दोनों का दिन है, लेकिन अभी कभी कभी जब ये लोग नहीं मिलते हैं तब दूसरे को बुला लेते हैं हम लोग। तो मणि कुमार जी अपने और सभी साथियों को जरा बोल देते लोग आके। मणि कुमार जी, और हम अभी फोन कर रहे हैं, तब तक शुरू कर दें प्रसाद साहब। अच्छा, तो सभी बंधुओं का स्वागत है। और आज दिलीप जी काफी दिनों के बाद हम लोगों के साथ जुड़े हैं, व्यस्त थे। दिलीप जी को मैं बता देना चाहूंगा कि कुछ दिनों में ही हम लोगों के ग्रुप में काफी वृद्धि हुई है, काफी अच्छे ज्ञान, बहुत विद्वान लोगों को हम लोग के पास साथ जुड़ गए हैं। और सभी आ जाएंगे तो एक बार आपका परिचय ठीक से हम लोग दे देंगे। अभी तो सब आपको अच्छी तरह जानते हैं, दिलीप सिंह को, और आपका इंतजार ही कर रहे थे हम लोग। और विषय भी बहुत सुंदर विषय है। नागेश जी ने अभी कुछ अपनी बातें कही है, कुछ सच्चाई भी है उसमें, लेकिन तब यह है कि आपके मुंह से जो बातें हम सुनेंगे उसमें वो ऑथेंटिक होगी, और ऑथेंटिक बातें ही सुनना चाहेंगे हम लोग। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कुछ अखबार पढ़ने वाले सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका और चीन और रशिया, यूक्रेन,
इसकी वजह से एक अशांति का जो माहौल बना हुआ, उससे लगता नहीं है कि जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन हम लोग सुनना चाहेंगे, अपडेट होना चाहेंगे कि इन सभी फ्रंट्स पर क्या हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, G20, ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा बहुत हम लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन गहराई में जाकर के इसको ठीक से समझने के लिए हम लोग आपके विचारों का स्वागत करेंगे। तो दिलीप जी, एक बार फिर सभी कुछ नए लोग अगर आए हैं तो उनको फिर बाद में हम लोग आपको आपका परिचय दे देंगे। और राम मोहन जी आज आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। राम मोहन जी की बेटी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है अमेरिका में, बायोकेमिस्ट की, तो उनसे बिना हमने अनुमति लिए हुए उनको डायरेक्टली इनवाइट किया है, लिंक भी भेज दिया है। मैं समझता हूँ कि वो जरूर आएंगे। मोहिता जी नाम है उनका। तो हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट अमेरिका में हैं, तो वो भी आज कम से कम जुड़ जाएंगे हम लोगों के साथ और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अभी तो नहीं आई है शायद, लेकिन लिंक भेजा हुआ है, आ जाएंगे वो। तो दिलीप जी, अब शुरू करें, आप अपनी वार्ता शुरू करें तो बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू मामा जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी मुझे आमंत्रित करने के लिए। एंड सॉरी मैं काफी दिन नहीं आ पाया, कुछ व्यस्तता बढ़ गई थी। एक तो घर में काम चल रहा था जो आज ही पूरा हुआ है, तो थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस रहा। तो जब प्रसाद साहब ने कहा था कि अमिताभ जी ने कहा था कि भाई आप ज्वाइन करिए, तो हमने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन समय कम मिला प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने एक जनरल टॉपिक रखा वर्ल्ड पॉलिटिकल रिव्यू करने के लिए, ताकि कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़े। तो थोड़ा सा डिसजॉइंटेड सा प्रेजेंटेशन होगा जरूर हमारा, चूंकि हमने कोई पूरी तैयारी नहीं की है इसके लिए। तो कोशिश करेंगे कि ये एक ब्रॉड रिव्यू करने के लिए, और दो जो अभी हाल में मीटिंगें हुई हैं, एक तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई और एक जो G20 की मीटिंग होने वाली है, उसके परिप्रेक्ष्य में इस पूरे रिव्यू को डालेंगे। जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पुतिन नहीं गए थे, रूस के राष्ट्रपति, और शी जिनपिंग गए थे। और उस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही उस मीटिंग की जो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, उसमें 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए। करीब 40-42 देशों ने प्रस्ताव दिया था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनमें से आम राय बन पाई केवल 6 पे, तो 6 को शामिल किया गया। 2 देश इंडोनेशिया और नाइजीरिया, जिन पर राय बन रही थी, लेकिन वो बाद में स्वयं ही पीछे हट गए, वो शामिल नहीं हुए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। ब्रिक्स, आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रिक्स एक संस्था बनी थी आज से करीब 15 साल पहले। इसका आइडिया दिया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने, जिसने देखा कि भाई 4 ऐसे देश थे उस समय, 2001 की बात है ये, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स थे, जहाँ की निवेश किया जा सकता था और निवेश करने से फायदा होता। तो वो गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करता था, जिम ओनील। तो उसने इन 4 देशों को कहा कि ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं और यहाँ निवेश करना चाहिए। ये उसने एक आइडिया दिया था और उसने एक नाम दिया BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो वो नाम संभव साथ रह गया और उसके करीब 8-9 साल बाद, नहीं 2006 की बात है मेरे ख्याल से, G7 की मीटिंग थी, उसमें राष्ट्रपति पुतिन आए थे। उन्होंने इन 3 अन्य देशों को एक साइड मीटिंग में बुलाया, तो एक मीटिंग हो गई ब्रिक की। और उसके बाद फिर
जब समस्या हुई 2009 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो उस समय इसको एक फॉर्मल समिट मीटिंग हुई 2009 में पहली ब्रिक की। तो ब्रिक का जो इनिशिएटिव था वो रशिया की तरफ से आया था और रशिया का उस समय उद्देश्य था कि एक यूनिलैटरल वर्ल्ड जो उस समय हो गया था, अमेरिका का प्रादुर्भाव था और कोई देश नहीं था, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड डेवलप करने के लिए रशिया ने प्रयास किया और उसमें भारत भी शामिल हुआ, चीन भी शामिल हुआ, ब्राजील भी आया, बाद में साउथ अफ्रीका भी उसमें शामिल हो गया। तो ये ब्रिक्स चलता आया है। ब्रिक्स की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि उसने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक करके एक बैंक बनाया है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और वो करीब मेरे ख्याल से 20-22 बिलियन डॉलर का उसने लोन दिया है, भारत को भी काफी दिया है और अन्य देशों को दिया है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है। उसके अलावा उसके बहुत सारे आइडियाज थे ब्रिक्स में कि एक कंटिजेंसी रिजर्व फंड होगा, जैसे IMF के पास होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का, वो भी बनाया गया था, उसका कोई उपयोग हुआ नहीं है। लेकिन ब्रिक्स में क्या हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक्स भी अभी जो विश्व की जो परिस्थिति है, जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया है बिग पावर्स का, उसमें उसका प्रभाव ब्रिक्स पर भी पड़ा है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में, वो हुआ है कि चीन एक सुपर पावर बन के उभर गया है और ब्रिक्स का जो ओरिजिनल जो एक आइडिया था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, उसके बदले एक बाइपोलर वर्ल्ड तैयार हो गया है, एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन। पहले तो अमेरिका और चीन साथ थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनमें तनाव पैदा हो गया है और अब पूरी तरह से वो एक दूसरे के आमने सामने है। थोड़ा बहुत उनमें कोऑपरेशन कभी कभी होता है, मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है दोनों के बीच में और कई स्थान पर जैसे ताइवान में या फिलीपींस में, साउथ चाइना सी में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी कई दफा हुआ है और दोनों देश ऐसा भी कह सकते हैं कि युद्ध के कगार पर खड़े हैं। तो ब्रिक्स का भी प्रभाव, ब्रिक्स पर इसका प्रभाव पड़ा कि ब्रिक्स में चीन का प्रादुर्भाव बढ़ गया और साउथ अफ्रीका में जो पुतिन नहीं आए उससे एक असर ये पड़ा कि चीन बिल्कुल हावी हो गया वहां पर और चीन ने प्रस्ताव किया कि इसका एक्सपेंशन किया जाए और एक्सपेंशन में कई नाम आए, लेकिन भारत ने पहले, जैसा मीडिया में रिपोर्ट में आया कि भारत इसमें खुश नहीं था, लेकिन कुछ नाम पर एग्रीमेंट हो गया तो उसको शामिल कर लिया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिन देशों को शामिल किया गया है, एक तो ब्रिक्स बहुत बड़ा बन गया, अब 11 देश हो गए हैं और अब इसका नामकरण क्या होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि ब्रिक्स तो BRICS, ये 5 जो सदस्य हैं उनके देश के नाम इसमें हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जो 6 देश अन्य आ गए उसके अलग अलग नाम हैं, उसको जोड़ करके एक नया एक एक्रोनिम बनाना होगा इन लोगों को या फिर एक नया नाम देना होगा ब्रिक्स को। दूसरा कि इसमें से कुछ ऐसे देश हैं जैसे ईरान है जो कि खुद सैंक्शंस में है अभी, तो इससे क्या कोऑपरेशन बढ़ेगा भारत का, क्योंकि भारत का कोऑपरेशन करता है ईरान के साथ तो भारत सैंक्शंस में आ जाएगा अमेरिका के। तो एक वो समस्या है ब्रिक्स के साथ। और दूसरी समस्या हो गई कि ब्रिक्स जब बना था तब बना था कि जो 4-5 बहुत डायनामिक इकोनॉमीज थे डेवलपिंग वर्ल्ड में, उनको लेके बनाया गया था। अब जो नए देशों को शामिल किया गया उसमें एक अर्जेंटीना है, एक इजिप्ट है, ये दोनों IMF के पुराने क्लाइंट्स हैं। ये हर 3-4 वर्ष के बाद जाते हैं IMF के पास लोन लेने के लिए, तो इनका डायनामिज्म क्या होगा, इनमें कौन इन्वेस्ट करेगा, ये तो हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं। IMF के 3 सबसे बड़े कर्जदार ऐतिहासिक रूप से रहे हैं, एक अर्जेंटीना, इजिप्ट और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खैर नहीं आया है ब्रिक्स में, लेकिन ये दोनों आ गए हैं। तो जो ओरिजिनल आइडिया था ब्रिक्स का कि इसमें जो डायनामिक इकोनॉमीज हैं साउथ के, ग्लोबल साउथ के, वो इसमें शामिल होंगे, तो वो खत्म हो गया है। अब इथियोपिया आ गया, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया और UAE को ले आए हैं जो कि ऑयल रिच कंट्रीज हैं। तो चीन जो है वो ऐसे देशों को लेकर आया है जो कि चीन समझता है कि वो उसके साथी देश है वो। तो अब देखना होगा कि भारत इसमें क्या करता है ब्रिक्स में। अच्छा, दूसरा है कि ब्रिक्स जब बना था उस समय चीन और भारत के संबंध अच्छे थे, रूस के साथ भी संबंध अच्छे थे, तो कोऑपरेशन अच्छा हो रहा था, बातचीत अच्छी हुई थी और शुरू में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक बना और भी
कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी। लेकिन अब रूस इंटरनेशनल सैंक्शंस में है, अमेरिका के सैंक्शंस में है। उसके अलावा रूस साउथ अफ्रीका नहीं जा पाया, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जा पाए क्योंकि उनके खिलाफ एक वारंट ऑफ अरेस्ट है बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो पुतिन को डर था कि अगर साउथ अफ्रीका जाएंगे और साउथ अफ्रीका सदस्य है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो हो सकता है उनको वहां अरेस्ट कर लिया जाए। तो जब किसी संस्था में सदस्यों में इतना विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर कि कौन अरेस्ट हो जाएगा जाने पर, उस संस्था में कोऑपरेशन क्या होगा। और भारत अच्छी में तो कन्फ्रंटेशन हो ही चुका है। तो ये ले दे करके जो एक संस्था भारत जिसमें शामिल हुआ था ब्रिक्स की एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, उसमें आपको एक खास भविष्य मुझे नजर नहीं आता है। कुछ और लोग हैं जो ऑप्टिमिस्टिक हैं इसमें। एक मेरे एक सहयोगी सदस्य ने लिखा कि भारत को ब्रिक्स में रहना चाहिए क्योंकि भारत ब्रिक्स में रहेगा तो चीन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हमने कहा कि अगर चीन को न्यूट्रलाइज ही करना है तो फिर मतलब कि ब्रिक्स में कोई प्रगति नहीं होगी। तो ब्रिक्स में जो दो सबसे बड़े सदस्य हैं ब्रिक्स के, चीन और भारत, वो आपस में एक दूसरे को चेक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसमें कोऑपरेशन क्या होगा और इसका भविष्य क्या होगा इस संस्था का। तो एक जो बड़ी संस्था है जो ग्लोबल साउथ ने बनाई थी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, उसका भविष्य अभी अंधकार में है। दूसरा वो G20 एक ग्लोबल बॉडी है, इन सेंस कि इसका जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी G7 से। G7 एक पुरानी संस्था है विश्व के प्रमुख पश्चिमी देशों की। उसमें कुछ वर्षों के लिए रूस शामिल किया गया था, फिर G8 बना, फिर रूस को निकाल दिया गया 2014 में जब उसने क्राइमिया पर एनेक्सेशन किया, तो रूस अलग हो गया। फिर जब लेकिन उसके पहले भी जब 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब उस समय पश्चिमी देशों को लगा कि वो अकेले इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं डील कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ और प्रमुख देशों को उसमें आमंत्रित किया। उसमें चीन, भारत, सऊदी अरब, टर्की वगैरह थे। तो ये G20 बना मिला करके। तो G20 में कुछ दिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो था 2009 का, उस समय G20 का बहुत उपयोगी रोल रहा, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब जरूरी था कि सारे देश मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए वो जो मॉनेटरी ईजिंग की पॉलिसी फॉलो करें। तो वो होने से जो क्राइसिस था वो बहुत हद तक उसका असर कम किया गया सका। तो वो एक ऐसी परिस्थिति थी, एक ग्लोबल क्राइसिस था जिसमें कि सब देशों ने मिलकर काम किया और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर और कोशिश की गई G20 में आम सहमति बनाने की। एक बहुत बड़ा प्रयास जो G20 में अभी हो रहा था, कुछ साल से हो रहा है, वो है कि एक कॉमन मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स दुनिया में होना चाहिए। अब मालूम है कि कॉर्पोरेशन टैक्स दुनिया में अलग अलग कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं उसको, जो अलग अलग है, कहीं 35%, कहीं 35%, कहीं 15%, कहीं पर है ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो अपना हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं ऐसे देशों में जहां टैक्स नहीं है, तो उसके कारण बहुत टैक्स इवेड करते हैं। तो ऐसे टैक्स पर थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए बड़ी मुश्किल से पश्चिमी देशों में एक समझ आई कि एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए। तो 15% मिनिमम टैक्स पर बातचीत हुई, आम सहमति बनी, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर बहुत काम किया। पेरिस बेस्ड एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि G20 को बैकअप सपोर्ट भी देता है, G7 को भी देता है। तो बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है, उसमें बहुत रिसर्चर्स हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था है वो। तो उसने स्टडी करके दिया कि ये संभव है, ऐसा होना चाहिए और 15% टैक्स होना चाहिए। तो अभी उस पर काम चल ही रहा है। तो एक वो बहुत बड़ा एक होगा अगर उसमें कुछ प्रगति होती है तो। उसके अलावा जब G20 जब भारत में आया है, तो जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली इंडोनेशिया से, तो हमारे यहाँ इसको बहुत तूल दिया गया कि ये तो बहुत बड़ी संस्था है, विश्व की प्रमुख संस्था है और विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसका सदस्य हैं। तो भारत को एक बहुत बड़ा एक पद मिल गया है, बहुत बड़ा ओहदा मिला है। तो इसमें बहुत सारी मीटिंगें होनी चाहिए। तो इसमें करीब 2-2.5 पता नहीं कितनी मीटिंगें हुई
और पूरे देश में मीटिंग हुई, हर प्रांत में लगभग मीटिंग हुई और इस पर खूब पैसा खर्च हुआ। अब फाइनली सारी मीटिंगें खत्म हुई। अब जो समिट है वो होने वाला है इस सप्ताह। तो आज कल दिल्ली बंद था लगभग, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल हो रहा था, और 9-10 को फिर दिल्ली बंद हो जाएगा, 8-9-10, जो कि उस समय ये सारे राष्ट्राध्यक्ष आ जाएंगे, करीब 30-35 की उम्मीद है। लेकिन इस दफा फिर राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो नहीं आएंगे, जो कि G20 के लिए धक्का है ही, कुछ हद तक भारत के लिए भी धक्का है, क्योंकि पुतिन जब दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे तो उसमें तो उनके पास बहाना था कि दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है और वहां पर उनके खिलाफ एक वारंट है, इसलिए वहां जाना खतरनाक है। लेकिन भारत नहीं आना उनके लिए, भारत चूंकि एक मित्र देश है, भारत अपने आप को मित्र मानता है, वही भारत को मित्र मानते हैं, तो भारत नहीं आने का कोई कारण नहीं है उनके पास। अगर भारत नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत गड़बड़ है इस वक्त। वहां पर मालूम हुआ कि वो जो ये प्रिगोजिन था, येवगेनी प्रिगोजिन, जो उनका एक दादा था, स्ट्रॉन्ग मैन, उसको वो एक प्लेन क्रैश में मर गया और सारी दुनिया ये मान रही है कि पुतिन नहीं मरवाया है। वैसे भी जब रिवोल्ट हुआ था ये प्रिगोजिन का करीब 1-1.5 महीना पहले, तो लगा था कि शायद मॉस्को ही गिर जाए। तो वहां की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है इस वक्त, और वहां की जो बाकी जो परिस्थिति है, वैज्ञानिक परिस्थिति, वो आप देख सकते हैं कि लूनर जो उनका जो मॉड्यूल जो प्रोग्राम था चंद्रमा पर उतरने का, उसका वो क्रैश कर गया। तो ये सब ले दे करके देखता है कि रूस के जो दिन थे जब वो एक जमाने में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक पावर था, बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, अब वो बेचारा यूक्रेन को भी नहीं हरा पा रहा है, 1-1.5 साल हो गया युद्ध करते हुए। तो इसकी परिस्थिति बहुत कमजोर है और भारत की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि भारत एक तरीके से अपने आप को रूस का मित्र मानता है और रूस भारत को अपना मित्र मानता है, और भारत में ऐसे कई लोग हैं जिसमें मानते हैं कि भाई भारत को रूस के साथ ही रहना चाहिए। तो वो परिस्थिति, अब वो समस्या भारत के लिए है कि पुतिन नहीं आ रहा है, और अभी आपने रिपोर्ट पढ़ा हो कि शी जिनपिंग भी लगभग निश्चित हो गया है कि नहीं आ रहा है भारत, और अपने प्रधानमंत्री को यहाँ भेज रहे हैं। वो भी एक प्रकार से भारत के लिए अपमान की बात है कि पुतिन तो कम से कम विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं। पुतिन ने इस वर्ष रूस और रूस के जो छोटे आसपास के देश, जो उसके जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, उनके अलावा कहीं नहीं गया पुतिन। इसलिए पुतिन के पास तो एक बहाना है कि मैं कहीं दूर नहीं जाता हूँ मॉस्को से। लेकिन शी जिनपिंग कभी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो G20 में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो निश्चित रूप से इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भारत के संबंध चीन के अब इतने खराब हो गए हैं कि अब वो भारत आने को तैयार भी नहीं है, और अपने प्रीमियर को भेज रहा है। प्रीमियर का चीन में कोई स्टैंडिंग नहीं होता है। शी जिनपिंग की सरकार में शी जिनपिंग ही सब सर्वे सर्वा है, वहाँ आसपास उनके कोई नहीं है। वो चीन में 3 प्रमुख पोस्ट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, मिलिट्री कमीशन का हेड, और एक और पोस्ट होता है, राममोहन जी को मालूम होगा शायद, वो तीनों पोस्ट शी जिनपिंग के ही पास हैं। तो जो एक समय था जब चीन में थोड़ा डिविजन ऑफ पावर था, वो सब खत्म हो चुका है। अब शी जिनपिंग सर्वे सर्वा है, तो वो शी जिनपिंग यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो ये ले दे करके अब ये लगभग निश्चित हो गया है कि जो भारत की नीति थी कि हम एक गुटनिरपेक्ष रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, और ये जो बाइपोलर वर्ल्ड हो रहा है उसमें हम पक्ष नहीं लेंगे, अब वो धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस खुद ही भारत को अब थोड़ा ढकेलने की कोशिश करें कि हम हमारे पास मत रहो, हमसे दूर जाओ। वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से इन दोनों देशों का महत्व भारत के लिए बहुत कम है। रूस एज अ मार्केट बहुत छोटा मार्केट है भारत के लिए। $2-3 बिलियन का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम आयात करते थे ऑयल, लेकिन उसमें पेमेंट प्रॉब्लम था, तो हमने पहले तो रुपी में किया, लेकिन रुपी इतना पाइल अप कर गया रिजर्व बैंक में रूस के हक में कि अब रूस ने कहा कि अब हम रुपी पेमेंट नहीं लेंगे आपसे, आप हमें किसी और करेंसी में पेमेंट करिए। अब रूस को किसी और करेंसी में पेमेंट करना संभव नहीं है, क्योंकि वो डॉलर्स पेमेंट कर नहीं सकते हैं, सैंक्शंस में है वो। तो बचता है एक चीन का करेंसी युआन,
यानी अब हम युआन को मजबूत करने जाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युआन खरीदें, उसके बाद उस युआन से हम पेमेंट करें रूस को, तो चीन की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। तो हमारे लिए एक और धर्म संकट आ गया है कि हम तेल कैसे आयात करें रूस से। और चीन की जो नीति है वो बहुत स्पष्ट रूप से आ गई है कि चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है और भारत के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक छोटी सी मीटिंग कहिए या भेंट कहिए, जो भी कहिए, उसे दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री की हुई थी। लेकिन वो मीटिंग या कॉन्वर्सेशन कहा हमारे स्पोक्समैन ने उसको, कि एक कॉन्वर्सेशन हुआ, यानी एक बातचीत हुई थोड़ी। उसमें क्या बातचीत हुई उस पर भी थोड़ा मतभेद शुरू हो गया, और किसने वो मीटिंग मांगी उस पर ही मतभेद हो गया। तो अब ये परिस्थिति हो गई है कि ऑलमोस्ट जैसे पाकिस्तान के साथ होता है कि हर बात पे विवाद होता है, तो वैसे ही चीन के साथ हो गया है कि हर बात पे विवाद हो रहा है कि मीटिंग किसने मांगी, मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या स्टेटमेंट हुआ और आगे क्या बातचीत होगी। परिस्थिति यह है कि जो हमारे सैनिक जनरल जो है, मिलिट्री बातचीत चीन के साथ 19 दफा हो चुकी है, अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है गलवान के बाद, और गलवान से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब चूंकि भारत में भी चुनाव आने वाले हैं, तो अब ये उम्मीद करना है कोई नई पहल होगी हमारी तरफ से, उसकी उम्मीद बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए जो सिचुएशन है वो मुश्किल है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। मुश्किल इसलिए है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि भारत को अभी भी चीन और रूस के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ जाने से भारत को नुकसान होगा। अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता है, अमेरिका बहुत दबाव डालता है, अमेरिका सैंक्शन डालता है, अमेरिका बहुत यूनिलैटरलिस्ट कंट्री है। ये सब समस्याएं भारत में हैं, जिसके कारण कि हमारी जो नीति निर्धारण के जो डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें बहुत हेजिटेशन होता है अमेरिका की तरफ जाने से, अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने में। तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे तो हो रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं है कि हम कहें कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिल्कुल अब मजबूत हो गए हैं। अब भारत और अमेरिका एक प्रकार से सैनिक दृष्टि से भी एलाइज हुए हैं। यद्यपि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं, इस तरह के कोऑपरेट करने के लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स हुए हैं मिलिट्री को लेकर, लेकिन अभी भी भारत में काफी हेजिटेशन है। और अमेरिका के साथ भी परेशानियां तो हैं। अमेरिका में क्योंकि इट्स डेमोक्रेसी, वहां पर सेनेटर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट कोई ना कोई रिपोर्ट निकालता रहता है कि भारत में यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। तो वो सब देख करके हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो इससे हमारे जो संबंध है उस पर बहुत खटास आ जाती है। अमेरिका की नीति क्या है इस वक्त कहना मुश्किल है। अमेरिका खुद भी जा रहा है इलेक्शन में, और आपने देखा होगा कि अमेरिका में बिल्कुल ही ओपन फील्ड हो गया है। अब ट्रंप पर आरोप लग चुके हैं, इंडाइटमेंट हो चुका है, और अब वो शायद एक दफा अरेस्ट भी हो चुके हैं, बेल पर निकले, पता नहीं क्या होगा उनका। लेकिन अभी भी रिपब्लिकन पार्टी में वो नंबर 1 है वो ओपिनियन पोल्स में। और एक इंडियन वहां पर आ गए हैं, विवेक रामास्वामी करके, 38 वर्ष के बिलियनियर हैं। वो तो इतने राइट विंग हैं कि ट्रंप भी सेंट्रिस्ट लगता है उनके सामने। वो कहते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल दुनिया को छोड़ देना चाहिए, यूक्रेन, यूरोप, चाइना, इंडिया सब बेकार हैं, अमेरिका केवल वापस अमेरिका में आ जाए, सरकार जो है अमेरिका की उसको कम कर दिया जाए, शायद 1/3 या 1/4 कुछ कर देना चाहते हैं, टैक्स वैक्स कम कर दिए जाए, और सारे जो अफर्मेटिव एक्शन सारा खत्म कर दिया जाए। ये इतना राइट विंग कोई कैंडिडेट कभी हुआ ही नहीं अमेरिका में कभी। तो ये इंडियन जाके वहां पे इतना राइट विंग हो गए हैं, और वो नंबर 3 और नंबर 2 पे चल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में। डेमोक्रेटिक पार्टी में एक परेशानी है, वहां पे जो वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो हो रहे हैं 81 वर्ष के, अगले वर्ष 81 या 82 के हो जाएंगे वो। उसके बाद 4 साल उन्हें और रहना होगा। वो अभी ही कभी कभी लुढ़क जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, और उनकी अपनी पार्टी में तो कहते हैं कि भाई आप मत चुनाव लड़ो। तो अब एज इट इज लेट हो रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी में। अगर इस वक्त बाइडेन विड्रॉ करते हैं तो अब साल थोड़ा ज्यादा समय रहा है,
प्राइमरीज अब शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑलरेडी एक बाइडेन राष्ट्रपति है, इसलिए प्राइमरीज धीरे धीरे शुरू होंगे, खास महत्व नहीं है इस वक्त, क्योंकि सिटिंग प्रेसिडेंट उसमें इंटरेस्टेड है री इलेक्शन में। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तब फिर प्राइमरी शुरू करनी पड़ेगी और नए सिरे से फिर चुनाव, प्राइमरीज होंगे, नए कैंडिडेट आएंगे पार्टी में। तो अगर बाइडेन को कुछ होता है या उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कुछ होता है, या फिर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के दौरान वो कमजोर पड़ जाते हैं, किसी कोई स्वास्थ्य की समस्या आती है उनके साथ, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को समस्या हो जाएगी। तो अमेरिका में भी अंदरूनी समस्याएं बहुत अनेक हैं, जिसके कारण कि वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है वहां पर। और एक जो आर्थिक स्थिति वैसे अमेरिका की ठीक है इस वक्त, लेकिन इन्फ्लेशन वहां भी काफी है। आई थिंक मामा जी बताएंगे प्रसाद साहब की वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन जैसा मैं सुना था काफी इन्फ्लेशन अभी है और यूरोप में तो है ही। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, जूझ रहा है, और यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, वहां तो स्टेलमेट हुआ है। अब तो मिसाइल चल रहे हैं कीव और मॉस्को के ऊपर, कुछ कुछ कभी कभी ड्रोन अटैक हो जाता है। तो वहां पर ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कि यूक्रेन वॉर में किसी प्रकार की शांति वार्ता होने की संभावना अभी है। ऐसा कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहा है, और न ही इसका कोई आसार है कि कोई पक्ष जीतने की स्थिति में है, यहाँ तक कि आगे बढ़ने की स्थिति में है। न रूस आगे बढ़ पा रहा है, न यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है। तो वो आए दिन कुछ कोई मिसाइल गिर जाता है, 8-10 नागरिक मर जाते हैं। तो इसी स्थिति में यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही चलेगा। अगर अमेरिकी इलेक्शन में कुछ उथल-पुथल होता है तब कोई परिस्थिति आ सकती है कि कोई बदलाव हो, लेकिन अभी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। यूरोप, पश्चिमी यूरोप का जो समर्थन है यूक्रेन के लिए वो लगभग अभी है। ऐसा कोई पब्लिक ओपिनियन सर्वे नहीं आया है लोगों का कि लोग, आम जनता वहां पे बोले कि अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को, बहुत हो गया, आप खत्म करो इस लड़ाई को। तो पश्चिमी देशों का समर्थन अभी भी है, तो लड़ाई चलती रहेगी अभी, जैसा कि आसार नजर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए चुनौतियां हैं कि वेस्टर्न मार्केट्स, अच्छा एक और है कि एक डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दुनिया में। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था जिसके कारण कि फ्री ट्रेड बढ़ रहा था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और ज्यादातर लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर करके फ्री ट्रेड एरियाज बना रहे हैं, बायलैटरल या मल्टीलैटरल करके। तो भारत उसमें शामिल है। भारत भी कोशिश कर रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसने एक किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक किया है यूएई के साथ, पहले था कोरिया, जापान और आसियान के साथ। फिर अब ये कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन के साथ हो जाए। यूरोप के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन खास प्रगति नहीं है, और अमेरिका के साथ अमेरिका एफटीए करता नहीं है। तो अब जो भी ट्रेड प्रमोशन होगा वो एफटीए के रास्ते से भी होगा, बायलैटरली होगा, डब्ल्यूटीओ में कुछ नहीं हो सकता है। तो वो भी भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि जितने भी देश प्रगति किए हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद, सब में एक चीज कॉमन रहा है कि सब ने निर्यात किया है अमेरिका को। वो जापान हो, जर्मनी हो, चीन हो, सबकी प्रगति हुई है अमेरिका को सामान बेचने से, क्योंकि उस समय अमेरिका का मार्केट खुला हुआ था। अब धीरे धीरे अमेरिका का मार्केट भी बंद हो रहा है। तो भारत के लिए आर्थिक चैलेंज जो है ये बहुत ज्यादा है। जब तक हम जागे कि हमें कुछ करना चाहिए ट्रेड में, तब तक विश्व में डी ग्लोबलाइजेशन शुरू हो चुका था। तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी, ये उम्मीद करना कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादती होगी, मतलब मुश्किल लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी भारत की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, चल रही है, लेकिन जब तक कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर कभी भी, जैसे अभी एक ग्रेन शॉर्टेज हुआ है दुनिया विश्व में, तो भारत ने राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट। कई देशों में अनाज की कमी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत और रूस से, दोनों जगह से बहुत अनाज एक्सपोर्ट होता था, और दोनों जगह से एक्सपोर्ट होना अभी बल्कि लगभग बंद ही हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं। अगर वो स्थिति यदि भारत में हो जाती है, अगर बरसात इस बार अच्छी नहीं हुई या कुछ और समस्या होती है, तो चीजों के फूड ग्रेन्स के दाम
बढ़ने की संभावना हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती हो जाएगी। तो यद्यपि अभी हम लोग ठीक ठाक परिस्थिति में हैं, लेकिन जिस स्थिति में विश्व है इस वक्त, उसमें अभी कुछ भी आदमी जैसे कहते हैं, कुछ भी यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सब कुछ ऐसे चलेगा। इस पे हमें तो करना रहना होगा, और जो हमारी विश्व नीति है उसमें हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने जो 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 संबंध है अन्य देशों के साथ, उसे कैसे आगे बढ़ाएं, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, और कुछ हद तक रूस के साथ। चीन के साथ तो खास कुछ हो नहीं सकता है। यही परिस्थिति है हमारी। अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण है, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका से 2-4 ऐसे सीनियर लोग गए अमेरिका, इधर स्ट्रेटजी सेक्रेटरी गई और लोग गए, तो उनमें आपस में क्या बातचीत हो रही है ये अभी कहना मुश्किल है। वो लोग 2-3 चीजों में बातचीत कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ पर। तो लेकिन अगर इनमें किसी प्रकार का समझौता होता है तो उनके संबंध सुधर सकते हैं। अगर उनके संबंध सुधरे तो भारत के पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। क्या हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हमें देखना होगा। तो यही सब कुछ sवालों के साथ आई थिंक मैं रखना चाहूँगा आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करिए। मैं ही पर रुकना चाहूँगा। थैंक यू। राम मोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिलीप जी ने जो कहा है वो तो सत्य है, और दुनिया इकोनॉमिक कंडीशन काफी चेंज होते जा रहा है। एक चीज मैं ब्रिक्स के बारे में ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे बनता है। ब्रिक्स जो पहले 4 था, और साउथ अफ्रीका को छोड़ के, उसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, ये सारे संपन्न देश थे। इनके पास अच्छी ट्रेड होती थी, अच्छा रिजर्व था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। वैसे अमीर देश भी आए हैं मिडिल ईस्ट के, या और भी कुछ तो डिफॉल्टर्स भी हैं, IMF के डिफॉल्टर्स भी हैं। तो इसमें जो ग्रुप है, इसमें एक सब ग्रुप हो गया, एक रिचर एंड एक रिच, और काफी गरीब देश भी हैं इसमें। तो इसका फ्यूचर जो है यही 4 ओरिजिनल कंट्रीज पर चलेगा, चाइना, रशिया, इंडिया। और तो अभी देखते हैं कि ब्रिक्स का आगे क्या होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत बड़ा हो गया, अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चाइनीज इंटरेस्टेड थे बहुत, वही चलाते थे ब्रिक्स को एक तरफ से। वो थोड़ा सा विड्रॉ कर गए हैं बिकॉज ऑफ इंडिया। और रशिया जो था काफी इम्पोर्टेंट था, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो गया है। तो ब्रिक्स के फ्यूचर पर मुझे जरा सा उतना फेथ नहीं है। एक करेंसी की बात हो रही है कि पीपल शुड गेट आउट ऑफ US डॉलर्स। इससे दुनिया का तो फायदा होगा, लेकिन अमेरिका ये होने नहीं देगा, क्योंकि अभी भी ऑयल ट्रेड जो सबसे बड़ा वर्ल्ड में ट्रेड है वो डॉलर डिपेंडेंट ही है। मिडिल ईस्ट चाहे जितना कर ले, वो डॉलर से बाहर नहीं जाएगा। युआन में तेल नहीं बेचेगा, इंडियन रुपीज में नहीं बेचेगा, उसको बेसिकली डॉलर चाहिए। तो ब्रिक्स के बारे में मेरा ल्यूक वार्म अप्रोच है। पिछले 1-2 साल तक ब्रिक्स थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता था, लेकिन अब जो इसका जो एक्सपेंशन हो गया है, इससे हमको लगता है कि गति कम हो जाएगी ब्रिक्स की। देखें लेकिन आगे क्या होता है। अब G20 भी है, एक तरह से G20 ब्रिक्स में काफी कॉमनैलिटी भी है, लेकिन G20 इस बार हो रहा है इंडिया में। इसमें ज्यादा भरोसा है मुझे कि शायद इससे वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, जो पावर है, वो बढ़ेगा। अदरवाइज तो दुनिया तो बदलती जा रही है। रशिया एकदम कमजोर हो गया है। पुतिन साहब रूस से निकलते नहीं है। खबर तो ये है कि उनको डर लगता है कि रूस से अगर कहीं गए तो वापस में कोई और प्रेसिडेंट न मिले उनको।
मिलिट्री कू का उनको शक है। जिनपिंग को था 1-2 साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ रहे हैं। जैसे दिलीप सिन्हा साहब ने कहा कि उनको जरा इंडिया से शर्म आती है, क्योंकि उनका पूरा एटीट्यूड जो 1-2 साल से रहा है एंटी इंडिया आफ्टर गलवान स्पेशली, उसमें वो इंडिया आके एक पावरफुल फेस मोदी को फेस नहीं करना चाहता। साउथ अफ्रीका में भेंट हुई थी मोदी जी की और जिनपिंग की, लेकिन क्या हुआ कोई खास तो नहीं हुआ। अगर कुछ खास होता तो उसके रिवर्बरेशंस आते वर्ल्ड में, लेकिन लगता है कि ये चाय पानी कॉफी वाला मीटिंग था। एक्सचेंज कर लिया लोगों ने, उन दोनों मोदी और जिनपिंग ने कहा हुआ कि थोड़ा हम लोग कूल डाउन करते हैं, आगे सोचते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। तो बस वर्ल्ड की सिचुएशन यही है। अमेरिका कुछ डिफिकल्टीज हुआ है, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे वापस आ रहा है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल कर ले अमेरिका तो इट विल बी मोस्ट पावरफुल वंस अगेन। अभी जरा सा डामाडोल है। यूरोप का तो बहुत बुरा हाल है। अब तो होमलेसनेस जो यूरोप में लोग समझ नहीं सकते थे 1950 के बाद, वो अब वापस आ गया है, स्पेशली इन जर्मनी, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। बोल रहे हैं मुन्ना, राममोहन बोल रहे हैं। तो वर्ल्ड सिचुएशन यही है। इंडिया जो है अभी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है कि 7.8% था। लास्ट ईयर इसी पीरियड में करीब 6.2 था। ये तो अच्छा ग्रोथ है, लेकिन इलेक्शंस एंड अदर चीज में बहुत खर्चा होगा। इससे इंडिया में खर्चा बहुत होगा तो ग्रोथ जरा कम हो जाएगा हमारे अंदाज। इकोनॉमिक्स वाले लोग कहते हैं कि तो ज्यादा खर्च होगा नॉन इकोनॉमिक मैटर्स पर, तो इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन मेरा हिसाब से ये है कि अभी जो इलेक्शंस आने वाला है 1 साल में, बहुत क्रिटिकल जंक्चर है इंडिया में, इसमें खर्चा बहुत होगा। इससे ट्रेड जो है इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट जरा सा भी कम हो गया इंडिया का, तो ग्रोथ जो है सो काफी धक्का मिलेगा उसको। लेकिन उम्मीद तो है कि 7, 7.5, 8% तक 1 साल में ग्रो करेगा। इंडिया जब तक ग्रो करेगा तब तक लीडर रहेगा ब्रिक्स में, G20 में और वर्ल्ड के स्टैंडिंग में। इस बार मोदी जी को शायद नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, उससे भी इनको इंडिया को काफी एक रेपुटेशन मिलेगा ऑफ ए गुड फेयर डेमोक्रेटिक कंट्री। इसको इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट कर पा सकता है इंडिया की नहीं, ये पता नहीं। कभी कभी बहुत लोग जो राइज करते हैं फास्ट, प्लेटो आ जाता है, उसके बाद गिरने लगते हैं, जैसे चाइना के साथ हुआ। अभी चाइना प्लेटो पर है, ऑल्दो सेकंड है और अगले 10-12 साल तक तो सेकंड इकोनॉमी रहेगा। लेकिन अब जो उनका रियल एस्टेट है वो काफी गिर गया है, उससे युआन पर बहुत प्रेशर है और चाइना कोशिश कर रहा है कि युआन में ट्रेड करे, लोगों को डिपेंडेंट बना दे चाइनीज करेंसी पे, चाइनीज मटेरियल पर, चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर। वो उतना सक्सेसफुल नहीं है चाइना का, लेकिन चाइना के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अभी तो कोविड के टाइम में काफी ड्रॉप हुआ था, अभी ऊंचा चढ़ना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है चाइना। लेकिन किसी भी हालत में चाइना नंबर 2 रहेगा वर्ल्ड में अगले 10-12 साल तक। बहुत लोगों का एस्टिमेट है 2035 तक, बहुत लोगों का एस्टिमेट है 2050 तक। 2050 के बाद कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। यही मेरा ओपिनियन है, यही मेरा विश्वास है। इंडिया अभी फेयर पोजीशन पर है, गुड पोजीशन पर तो नहीं कहेंगे। इंडियन करेंसी को चढ़ना चाहिए था, ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन स्टेबल है अभी। जैसे कि डॉलर टू रुपी 83 है, 84.5 हुआ था लास्ट ईयर। लेकिन इंडियन ग्रोथ के हिसाब से इंडियन रुपी ट्रेड जो बहुत जगह हो रहा है, उससे एक्सपेक्टेड था कि 80 रुपए से कम हो जाएगा इंडियन रुपी, लेकिन अभी भी 83 रुपीज पर है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक्स साउंड फुटिंग पर है, लेकिन परफेक्ट एंड ग्रोइंग, बहुत सुपर ग्रोइंग नहीं है। यही वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे है फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका पर भी, क्योंकि अमेरिका जो करता है
उसी से दुनिया अभी तक उसी पर डिपेंड करता है, वेदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो अमेरिका में भी अभी काफी टर्मोइल है, देखें बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बनते हैं कि नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन में, इंटरनेशनल डिस्कशन में, उसमें मजाक में लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाइडेन कब मरेगा, तो वही तो वहां पर बड़ा अनसर्टन है। और ट्रम्प साहब जेल से निकल गए हैं, कुछ पता नहीं $3 लाख का बॉन्ड दिए हैं कि बदमाशी आगे नहीं करेंगे, तो फिर उनको जेल से छूट मिल गई है। लेकिन अगर आगे फिर जैसे इंडिया में डिफॉर्मेशन केस का झंझट होता है, वो हो सकता है ट्रम्प साहब को। लेकिन अभी वो फ्रंट रनर है रिपब्लिकन पार्टी के, उनका भी उम्र 79 शायद हो गए हैं। वो 4 साल खेप पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। देखें, इंडियन अमेरिकन रिलेशन अभी तो बहुत स्ट्रांग है, कम से कम विजुअली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका में भी एक इंटरनल कोर ग्रुप है, वो हेट तो इंडिया को नहीं करता है, बट दे आर स्केयर्ड ऑफ इंडिया। बस इतना ही कहना है। अब दिलीप जी इसके इन चीजों के धुरंधर हैं, वही बतलाएंगे। मैंने जो कहा उसके बारे में बतलाएंगे, और लोग भी हैं वो भी समझते होंगे, वो भी बतलाएंगे। हमारे बीच में होम्योपैथी एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ईडेन की जनरल सेक्रेटरी वासवी किरो मणिपुर से ज्वाइन किया है। और हम बता दें, वासवी मैम इज ए ग्रेट स्कॉलर, और हम लोगों को ये एक अच्छा अचीवमेंट थ्रू डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार के थ्रू हुआ। ये कल के स्पीकर हैं और होम्योपैथी पर बोलेंगी। और वासु मैम को मैं बता दूं, उनका स्वागत कर रहा हूं कि हमारे बीच में दिलीप सिन्हा एम्बेसडर रह चुके हैं, और ये जो बोल रहे थे भी राममोहन जी एम्बेसडर रह चुके हैं। हमारे उमेश जोशी मास्टर ऑफ डीओपीटी हैं और सीनियर पद से रिटायर कर चुके हैं। और हमारे प्रसाद साहब अमेरिका से बोल रहे हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। चंद्रेश्वर खान साहब लखनऊ से बोल रहे हैं, और ये बेस्ट फैकल्टी विनर हैं ऑफ इंडिया। मणि कुमार दास एक बहुत बड़े स्कॉलर और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए और वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिलेशनशिप के हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ नागेश झा भी हैं रांची से, जो बहुत बड़े अच्छे स्कॉलर और ये रांची के एक बड़े एसोसिएशन में बड़े पद से रिटायर कर चुके हैं। और इसी तरह से हमारे एसोसिएशन में सारे बड़े बड़े लोग हैं। अजय जी को तो आप खुद जानते ही हैं, कितने बड़े विद्वान हैं। तो ये हम लोग का ग्रुप है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और एक अमेरिका से और जुड़ने वाली थी, तो अभी तक तो नहीं आई है। प्रसाद साहब ने कहा था इनकी डॉक्टर राममोहन जी की बेटी हैं शायद, वो ज्वाइन करने वाली थी। तो हमारे ग्रुप में आईएएस डॉक्टर और बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग हमारा एसोसिएशन कल आपके इस नए ब्रांच ऑफ मेडिसिन के बारे में जानना चाहेगी। हमारे बीच में झा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे बीएन झा साहब, वो बहुत अच्छे बॉटनिस्ट हैं शायद या प्रोफेसर हैं। और इस तरह से हमारा एसोसिएशन बहुत रिच है। जहाँ भी जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, और इन लोगों का मतलब हमारे उमा शंकर जी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर आईएफएस के हैं। इन लोगों का रिकॉर्डिंग 2000 से ज्यादा क्रॉस कर गया, जैसा उमेश जोशी बता कर रहे हैं। तभी हमारे रिकॉर्डिंग को बड़े चाव से देख रहे हैं, और हम लोग भी कल बड़े चाव से सुनेंगे। हमारा दिलीप साहब से क्वेश्चन है कि
क्या पल्लव जी आ गए? पल्लव जी हमारे दिल्ली मिनिस्ट्री में है, दिल्ली से है और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हर्ष जी हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे और बाशवी जी के भी ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिससे हम लोग मिलेंगे और हम लोग का एसोसिएशन इसी तरह से नॉलेज शेयर करेगा। तो मेरा अच्छा, एक प्रश्न था अमिताभ जी मैं तो बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। मेरा दिलीप सिन्हा साहब और एम्बेसडर राम मोहन साहब से प्रश्न एक छोटा सा है कि जो भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, काफी अच्छी हो रही है, और जो रिसेंटली अगर हम देखें, जैसे कि हमारे बीच में इस तरह के न्यूज आती है कि जो पॉवर्टी लाइन से कई लोग क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जो गरीब थे इंडियन, वो गरीब होते जा रहे हैं। और हमारा कंट्री इस समय, हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए अभी यहाँ पे। एक तो हमने मून पे लैंड कराया और दूसरा आज ही सूर्य पे हमारा सैटेलाइट गया वहां पे। तो क्या ये 2 प्रशिक्षण से इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इंटरनेशनल स्टेज पे हमारी छवि क्या रहेगी? मेरा प्रश्न एम्बेसडर दिलीप सिंह से और एम्बेसडर राम मोहन जी से है। बस, थैंक यू सर। राममोहन जी या दिलीप जी? ठीक है, जब तक दिलीप आते हैं तब तक हम कुछ कहते हैं इस पर। देखिए, अभी स्टैटिस्टिक्स में आया था कि इंडिया का जो पॉवर्टी लाइन जो है उसमें से 12% लोग आगे आ गए हैं। अब सिर्फ 1 या 1.5% बचे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में, जिसमें कुछ एरियाज हैं स्पेसिफाइड जो नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम में है, कुछ उड़ीसा, आंध्रा, झारखंड एरिया में जहां से प्रेसिडेंट मुर्मू आती हैं, उस एरिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, और कुछ साउथ महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में भी है। लेकिन जैसा कि चल रहा है, कंप्लीटली तो वैनिश नहीं होगा इंडियन पॉवर्टी, क्योंकि इंडिया में ऐसे ग्रुप्स हैं दे लव टू लिव इन पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी में उनकी पॉलिटिक्स फ्लरिश करती है। इसलिए बहुत ग्रुप लोग हैं, बहुत पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहते हैं कि बहुत गरीब लोग रहें ताकि उससे पावर डिराइव करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। ये एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी है। ये आचार्य खोमैनी ने भी ये किया था, आयतुल्ला तो नहीं कहूंगा, आचार्य है, कि जितना गरीब रखोगे उतना पॉलिटिकली पावरफुल होगे। तो ये 1-1.5% इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी, 1-1.5% का भी मतलब होता है 1.5-2 करोड़, वो तो रहेगा ही हर देश में। जैसे चाइना में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है कुछ एरिया में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। अमेरिका में भी होमलेसनेस, बहुत सारे एरिया है अमेरिका में जो कोई बहुत कम लोग जानते हैं, वहां भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है। मैं तो लैटिन अमेरिका में रह चुका हूँ 3 देशों में, वहां भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत एक्सट्रीम वेल्थ भी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी भी है। इसलिए जो मिडिल पॉवर्टी है, जिस आदमी को पॉवर्टी का एक्सप्लेनेशन है कि जिनको एक खाना भी नहीं मिलता है दिन में, पौष्टिक खुराक 1000 कैलोरी का, वो पुअर है। तो इंडिया में अब एवरेज कैलोरी कंजम्पशन इन द लोअर पार्ट, आधे लोगों में करीब 1800 से 2500 कैलोरी पर डे हो गया है। ये तो मिडिल क्लास फूड वैल्यूज है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंडियन पॉवर्टी जो है, जो कुछ भी बचा है, 1.5-2 करोड़ अभी बचे हुए हैं, वो कम होते जाएंगे और उम्मीद है कि अगले 5-6 साल में ये 0% पर आ जाएगा, जो यूरोप में आ चुका है। सिर्फ यूरोप ही एक ऐसा देश है जहां पर नो पॉवर्टी है, लेकिन अब फिर वो ट्रेंड उलट रहा है वहां पे। तो इस पर तो हम पुअर लोगों के बारे में तो यही कहेंगे। 7.8% इस फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ हुआ है। इंडियन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से तो ये उतना ही सस्टेन करेगा, 8% तक जाएगा, लेकिन हमारा भी अंदाज है कि ये 7.5% रहेगा 2023 को, 2024 को। 2024 के इलेक्शंस में कुछ ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि सरकार के स्पेंडिंग है तो
डायरेक्शंस चेंज करती है, तो उससे एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो वैल्यू कम हो जाता है। और इंडिया में ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी नेक्स्ट ईयर, कंपैरेटिवली रहेगा तो, लेकिन वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने लायक नहीं रहेगा। उस समय शायद इंडिया का ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का फूड प्रोजेक्शन जो है अगले 10 साल तक के लिए बहुत अच्छा है। जब तक कि इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ से नीचे रहेगा, तब तक इंडिया विल बी सरप्लस इन फूड। 150 से उम्मीद नहीं है बढ़ने की, और 120 125 जो अगले 20 साल में हो जाएगा, 20 या 25 साल में, तब तो इंडिया विल बी ग्रेन हाउस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे फार्मेसी का किंग हो गया है, वैसे ग्रेन्स का भी किंग। वैसे रशिया और यूक्रेन में बहुत ग्रेन्स होता था, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पता नहीं राइज कब करेगा, कि उनको राइज करने में 50 साल लगे थे, गिरने में 2-3 साल लगे हैं, अब फिर कैसे राइज करेंगे पता नहीं। तो ग्रेन एंड वाटर शॉर्टेज विल बी द प्रॉब्लम्स ऑफ 2025 ऑनवर्ड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ जैसा पूछा गया था वो जवाब दिया मैंने, अपना भी कुछ उस आइडिया उसमें लगा दिया। बहुत अच्छा। दिलीप साहब कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कहा राम मोहन जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक है। जो प्रश्न था उसमें शायद एक यह था कि ये जो लूनर मिशन जो गया है या सोलर मिशन गया है, इसका पावर्टी से क्या संबंध है। और शायद जैसा कि कुछ पश्चिमी देश बोल रहे हैं कि भारत जैसा गरीब देश क्यों पैसा खर्च कर रहा है इसके ऊपर। ये तो बिल्कुल नहीं सर, तो मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ सर, जस्ट एज ए लेमैन, आई एम नॉट एक्सपर्ट। उसमें सर ऐसा है सर, हमारा जो दोनों यान गया है बहुत ही इकोनॉमिक वे में गया है सर, बहुत कैलकुलेटेड बजट से गया है, लो प्राइस में गया है सर, इसका ख्याल रखा गया है सर। और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा बजट है जो इसरो का है कि हमें दुनिया में आगे बढ़ना है, तो हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने दोनों मिशन में फिजूल खर्ची नहीं की है, बेयर मिनिमम कॉस्ट पर हमारा दोनों यान गया है। जो हमें डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो कहूंगी थोड़ा लंबा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे दोनों राम मोहन सर और दिलीप सर बोले, मैं थोड़ा सा मतलब अपने देश भक्त में स्वार्थी हूँ, जस्ट लाइक यू ऑल सर। ये यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है सर, उसका रीजन ये है कि जो नाटो वाले में, मैं जरा सुपरफिशियली बोल रहा हूँ, गहराई में नहीं जा रहा हूँ, अमेरिका अपने नाटो का जो वॉरशिप है उसको इसी में झोंक रहा है। मतलब अमेरिका कमा रहा है, नाटो कमा रहा है। ये यूक्रेन में अपना F-16 दे दे के, जो रेनोवेट करके, जो परमिशन दे गए नाटो को, नंबर 1। नंबर 2, और गंदी बात ये है कि अमेरिका यदि यूक्रेन से हाथ खींचता है तो उसकी आमदनी घट जाएगी। तो उसमें यूक्रेन वार में अमेरिका को आमदनी हो रही है, रादर तो अमेरिका का जो आर्म्स डीलर है उसको आमदनी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जेलेंस्की साहब भी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा खराब बात है, वो कमा रहे हैं। वो जो एड मिल रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो जेलेंस्की पूरे देश में नहीं लगा रहा है, वो अपना जेब भी भर रहा है। ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन बट इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है सर कि यदि रसिया, चाइना गरीब होगा तो अमेरिका अमीर होगा, सॉरी अपना भारत अमीर होगा। तो मैं स्वार्थी हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, हम विदिन 3 आ जाएंगे सर। ये जो मेरा जो जिस ढंग से चल रहा है, वी विल बी विदिन 3, जो मोदी जी बोले हैं, ये मेरा भी अपना एक पर्सनल एनालिसिस है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे दिलीप साहब? दिलीप साहब हमसे कह रहे हैं। दिलीप साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। अब राम मोहन जी कहा है कि जैसा कि उन्होंने कहा, ठीक ही कहा बिल्कुल, कि इस पर जो स्पेस पर हमारा रिसर्च में खर्च हुआ है बहुत कम है, बल्कि अब जितना हम खर्च कर रहे हैं दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, ताकि G20 के लीडर दिल्ली आ रहे हैं, उस पर जितना खर्च हो रहा है उसका एक बहुत छोटा अंश था इस स्पेस प्रोग्राम में। सो वो खास बात नहीं है।
उस पर हमें करना चाहिए। और हमारी समस्या हमारी आबादी है, जिस दिन वो घटनी शुरू होगी उसके बाद हमारी आर्थिक प्रगति शुरू होगी। बहुत अच्छा। और एक प्रश्न ये था कि दिलीप साहब ने कहा था कि चाइना से इंडिया का रिलेशन और खराब हो रहा है। चाइना से रिलेशन तो हम लोगों का शुरू से ही खराब है, क्या इतना खराब हो गया और ज्यादा कि जिसकी वजह से पुतिन यहाँ आने में घबरा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या, मतलब पुतिन का मतलब चाइना से रिलेशनशिप बढ़ा है क्या? और तीसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए चाइना का मतलब रशिया से रिलेशन अच्छा बढ़ा, तो उसकी वजह से यदि पुतिन यहाँ भारत आने में शर्मा रहे हैं, तो क्या मतलब इससे अमेरिकन रिलेशनशिप में भारत को क्या फर्क पड़ेगा? भारत में और अमेरिका का रिलेशनशिप कैसा होगा? और फिर चाइना से रिलेशनशिप सुधरने का तो सवाल अभी दिख नहीं रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या कारण है कि पुतिन हमारे इंडिया आने में अच्छा, दूसरा क्या इसकी इकोनॉमिक पावर जो है, रशिया गरीब होता जा रहा है, राममोहन साहब ने कहा, तो गरीब होता जा रहा है, उसके कमजोर होने से भी तो भारत पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रशिया हमेशा भारत का साथ दिया है। इसके संबंध में मैं दिलीप साहब से और ये राममोहन साहब से जानना चाहेंगे कि ये क्या मतलब असल में वस्तु स्थिति क्या है, और इससे भविष्य में भारत का इकोनॉमिकल पावर और ये मतलब मिलिट्री पावर में या सैन्य पावर में वृद्धि होगा या नहीं? दिलीप साहब और इस पे हम कुछ बोलना चाहेंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका रिलेशन विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका का रिलेशन दूसरे कंट्री से ऐसा ही रहता है कि कोई उसके पावर को डिस्टर्ब न करे, न चैलेंज करे। इंडिया, चाइना, रशिया, यूरोप वगैरह सब अमेरिका के प्रो हैं या एंटी हैं, इसी पर कि अमेरिका क्या चाहता है। इंडिया का रिलेशंस, अमेरिका का रिलेशंस इंडिया पे बहुत माइनर है, फ्रेंडली है लेकिन अलाई नहीं है, ना अलाई बनेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा देश दूसरे उभरते देश का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहता। वैसे इंडिया अमेरिका का कंपटीशन नहीं है। इंडिया का इकोनॉमी, अमेरिका का इकोनॉमी इंडिया के 20 गुना शायद ज्यादा है या 15 गुना ज्यादा है, चाइना का ही 6 गुना ज्यादा है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। इसलिए अमेरिका केयर्स नथिंग अबाउट व्हाट इंडिया डज इन इट्स ओन रीजन विथ चाइना और विथ रशिया, एज लॉन्ग एज अमेरिका इज प्रोटेक्टेड। जो राइटिस्ट पॉलिसी है, ट्रम्प की जो राइटिस्ट पॉलिसी है, जो ही वांटेड टू ब्रिंग अमेरिका बैक टू फोकस अगेन इन द वर्ल्ड। तो अमेरिकन इंडियन रिलेशंस जो है ये बड़ा केयरफुल है, लेकिन बहुत डीप नहीं है। एक अमेरिका में एक फिनोमेना है जिसको कहा जाता है अमेरिकन डीप स्टेट, जो इंडिया में भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। एक डीप स्टेट विच रन्स द कंट्री विथ faces on its faces to show like political powers and all that। तो अमेरिका का जो है अमेरिका सेंट्रिक डीप स्टेट है। They will be friendly with those who accept being subordinate to America। इसलिए अमेरिका को इंडिया से कोई झंझट नहीं है। इंडिया एक तरह से अमेरिका इंडिया को अपना सबॉर्डिनेट स्लेव ही समझता है। इंडिया भले समझे या ना समझे, अमेरिकन यही समझते हैं। इस होराइजन पर इंडियन अमेरिकन रिलेशंस चलता है। इस रेस्पेक्ट में चाइना और अमेरिका का रिलेशंस, मेरा आइडिया ये है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना पावरफुल बने, चाहे जो बने, हमसे दूर रहे। हमारे पर्सनल मतलब उनके नेशनल इंटरेस्ट
जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उससे दूर रहे। चाइना भी यही चाहता है, लेकिन इसमें अब मोरालिटी हो गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गए, एंटी कम्युनिज्म फैक्टर इन वेस्ट, ये सब हो गया। इसलिए अमेरिका और चाइना डरते हैं एक दूसरे से। दोस्ती नहीं है, लेकिन अंदर की दुश्मनी नहीं है, क्योंकि चाइना अमेरिका से बहुत दूर है और अमेरिका कंट्रोल करता रहेगा। लगता है कि अगले 50 साल तक, 2060-2070 तक अमेरिका जब तक सुपर पावर नंबर 1 रहेगा, तब तक चाइना झगड़ा करता रहेगा, लेकिन अमेरिका को जीत नहीं पाएगा। बस इतना। दिलीप जी डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड रह चुके हैं। दिलीप जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? दिलीप कुमार फ्रॉम दिल्ली। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अजय साहब, वेरी गुड स्कॉलर साहब। हाँ, अब ये आपका लेक्चर सुना, थोड़ा देर से ही ज्वाइन किया, क्योंकि सितंबर में एक कॉन्फ्रेंस है और उसमें लगातार कॉल्स पर कॉल्स आ रहे थे, तो काफी देर से मैं ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी काफी कुछ सुना। एक प्रश्न जो आया अभी कि लगातार अखबारों में भी मैं देखता हूँ ये फॉरेन क्राइम्स वगैरह हैं, पेपराजी वगैरह, और भारत में भी बहुत सारे देश को पीछे खींचने वाली ताकतें हैं जो हमेशा ये प्रश्न करती है कि हिंदुस्तान में तो कोई टॉयलेट बनाने की जरूरत है, हिंदुस्तान ने स्पेस का सोचा क्यों? तो अभी उसके लिए एक उत्तर है मेरे तरफ से कि मतलब कई सौ साल गुलामी में भारत रहा। अब इसकी वजह से देश को मतलब सिर्फ आर्थिक तरीके से नहीं लूटा गया, सिर्फ सामाजिक तरीके से नहीं लूटा गया, यहाँ मतलब हिंदुस्तान के प्राइड को भी लूट लिया गया। यहाँ ऐसा कर दिया गया कि यहाँ के जो बेसिक लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, उनको एक तरह से हीन भावना में डाल दिया गया कि तुम तो इंडियन हो ना, तुम तो इंफीरियर हो, तुम इस रिलीजन को हो ना, तुम इंफीरियर हो। ये बात लोगों के मन में बैठ गई है। मतलब उस चीज से रिवाइव कराना बहुत जरूरी है। मतलब देश के लोग पिछले 70 साल में काफी मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी या सिर्फ कांग्रेस ही की है, काफी लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन फिर भी वो ब्रांड वैल्यू जो है वो एज सच नहीं बन पा रहा था। और ये तभी होगा जब तक हम अपने प्राइड को रिडीम न कर पाए। तो अभी जो ये चंद्रयान गया है, ये हमारे लिए उस दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है और बहुत ही सकारात्मक और मजबूत कदम है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नहीं सर, आपको मैं जस्ट अजय जी बहुत अच्छी बात बोले, तो कुछ फैक्ट मैं शेयर कर रहा हूँ उससे। ये जो पहला न्यूक्लियर एटम बम जो छोड़ा गया सर, जो उसके साइंटिस्ट का नाम अभी मेरे स्लिप कर रहा हूँ, नाम है, वो शख्स सर संस्कृत का अध्ययन किया, और हमारे यहाँ से जो कश्यप ऋषि जो थे, जो वेद का जो कंसेप्ट था ब्रह्मास्त्र का, वो 8 साल यहाँ से ले गया और उसको पूरा अध्ययन किया। वो फिर अपने बॉस को वहां बताया अमेरिका में, और वो हमारा वेद वाला ही जो ब्रह्मास्त्र का कंसेप्ट था उसको उसी से एटम बम बनाया। तो यहाँ पर मेरा मैसेज ये है सर, इवन नासा में भी हमारे 80% अमेरिकन हैं, सॉरी इंडियन है। तो आप जो कह रहे हैं, आप जो अजय जी कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये स्वतः पूरा विश्व का माहौल बदल रहा है सर। अफ्रीका में 25 लाख लोग हिंदू बन गए। अब तो हिंदू धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहा, बट जो वैल्यूज है, तो ये इसको जो बोलिए, दैवी शक्ति बोलिए, मदर नेचर बोलिए, जो बोलिए, इसको वो अपने आप चेंज हो रहा है सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप अभी जो दिलीप सर बोले और राम मोहन सर बोले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया। तो मतलब भारत का जो कल्याण हो रहा है, ठीक है, मोदी जी को डबल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन ये अनायास ही भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, और हम लोग अपना देश बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं पंजाबी में हौले हौले, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब सर पीछे नहीं देखेगा सर, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आने वाली है, बहुत सारी चीजें वो स्वतः भारत को आगे बढ़ाएगा सर। बहुत सारी, हमको यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने आप 1-2 महीने में आपके सामने आ जाएगा सर। बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है,
वो आ रही है सर। तो वो अपने आप भारत को आगे जो हीन भावना है सर, अब बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में जस्ट ऐसा ही टूरिंग पर्पज के लिए, तो जिसके घर जाइए हमारा विदेश में, हमारा वो विदेश में है, तो गुजराती जो विदेश में है वो पैसे के लिए है, कोई प्लम्बर है, कोई ये है, कोई ये है। लेकिन जो बिहार वाले हैं, मतलब मैं बिहार का नहीं बोला, नॉर्थ इंडिया वाले हैं, दे आर इन ए हायर कैडर, दे आर इन ए रूलिंग पोजीशन आउटसाइड द इंडिया। तो अपना देश पूरे विश्व में छा रहा है सर। और अभी भी ये मैं अपने बहुत आत्मज्ञान से बोल रहा हूँ, सबसे अच्छी टैलेंट ब्रेन इंडिया में ही है। और उसका भी एक सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस है। हमारे यहाँ जो राम मोहन सर बोले और दिलीप सर बोले, जो गरीबी है, ये वो उस लेवल से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो टैलेंट है सर, बहुत स्ट्रगल करके बढ़ रहे हैं, वो पूरे संसार में धीरे धीरे छा रहे हैं सर। तो आने वाला समय ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का डोमिनेशन रहेगा सर, और ये हीन भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बासवी किरो मैम, बहुत अच्छा। बासवी किरो मैम, आपको जोड़ना चाहेंगी? बासवी मैम फ्रॉम मणिपुर। बासवी किरो मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग? अच्छा, दिलीप साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सर। ये गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डिजास्टर रह चुके हैं, अभी भी डिजास्टर इन्होंने पूरी दुनिया में बढ़िया काम किया है, और इनके साथ हमने भी बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया है, पटना में भी और बाहर भी। हम लोग हरियाणा गए थे और कई जगह गए थे, और हम लोगों ने साथ काम किया है। दिलीप साहब, आप इस संबंध में क्या बोलेंगे? आज के इस मीटिंग में हम लोगों ने वर्ल्ड के पॉलिटिकल रिव्यू का एक नक्शा पेश किया है, और हमारे दो बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छा इसका मतलब प्रेजेंटेशन दिया है, और इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर से भी हम लोगों का बहुत ज्ञान वृद्धि हुआ है। आप क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे या और कुछ जोड़ेंगे? Thank you for giving me opportunity, sir. Good evening, everybody. And you have arranged a wonderful webinar, sir. And you have roped in good speakers like Dilip Sinha, sir, Ram Mohan, sir. I listened to them, and they made some valid points also. Moreover, Dr. Ajay Srivastava, he was also saying about lack of confidence among the Indians. तो भी मुझे वो बात सही लगी पहले। अब थोड़ा सा है जो वो चेंज आ रहा है। और एक चीज तो जब ये होने लगा है कि अब इंडियन वर्कफोर्स इज नाउ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्लोबल वर्कफोर्स, एंड इंडियन वर्कफोर्स इज इन डिमांड नाउ द वर्ल्ड ओवर। वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारी जगह पे ईज आउट किए जा रहे हैं। मोरओवर वीजा ऑन अराइवल भी कंट्रीज के साथ है जो वो भी है जो हटाए जा रहे, जो बैरियर्स जो हैं। तो ये सब इंडिकेटर्स है कि इंडिया इज ए ग्रोइंग पावर नाउ, और मोरओवर इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड करेंटली। और चाइना से डरने उड़ने की जरूरत हम लोगों को तो है नहीं, क्योंकि ये सब चीज की जो हवा क्रिएट किया गया, ठीक है, हमारा तो एक वो ऐसा भी हो रहा है कि फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर की तरह हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं। चाइना से मेरा एक ही सवाल था, दिलीप सिन्हा सर प्रोबेबली ही वाज इन डिप्लोमेसी, प्रोबेबली ही वुड बी एबल टू टेक दिस क्वेश्चन इन द राइट मैनर। तो एक क्वेश्चन है कि मेरा सर, ये बार बार इंडिया को डरने की क्या बात है कि चाइना ने पॉलिटिकल मैप एक जारी किया, अरुणाचल को भी अपने यहाँ दिखा रहा है, तो इंडिया भी इस तरीके से का कुछ ये सब प्लॉय या कुछ करे कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री दिखाए, पार्ट ऑफ चाइना को इंडिया का पार्ट दिखाए। चाइना और इंडिया अपने संबंध है जो ताइवान, जापान और ये सब से मजबूत करे, इंडिया पे चाइना पे प्रेशर दे कि अगर ज्यादा बकोगे तो हम ताइवान और जापान जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ हम भी अपनी आर्मी को मिक्स करके उनके टेक्नोलॉजी को भी लेकर तुम पे अटैक करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो।
तो इस तरीके से वी कैन कंटेन चाइना एंड वी शुड शिफ्ट आवर पॉलिसी फ्रॉम रसिया टू अमेरिका. नाउ द टाइम हैज कम बिकॉज आफ्टर वार विथ यूक्रेन फॉर 1 year रसिया बहुत कमजोर तो हो ही चुका है, कोलेटरल डैमेज भी हो रहे हैं और पुतिन के भी बस की बात नहीं है और फ्यूचर भी इज वेरी अनसर्टेन. तो इस सिचुएशन में इंडिया तो अभी ग्लोबल पावर बनने के पोजीशन में है ही, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी है. तो क्या समझते हैं चाइना को हम लोग अगर थोड़ा सा काउंटर करें तो हमारी स्थिति और भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ. और नहीं सर, मैं सर आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ सर. एक मिथिला में कहावत है, मतलब उसको मैं फिर हिंदी में समझा दूंगा. गुड़क मैर धोकरे से, जिस बोरा में गुड़ रखा जाता है, गुड़ तो बहुत भारी होता है, तो बोरा फट जाता है. तो अभी चाइना को, आई एम सॉरी टू शेयर अगेन नेगेटिव वर्ड, इंडिया बम्बू किए हुए है. अभी 68,000 हमारी IAF फोर्स LAC पर पहुंच गई है, वहां पूरे तैनात हो गए हैं. मतलब चाइना को नाकदम किए हुए इंडिया सर, नंबर 1. नंबर 2, इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप ये सब चीज 1 सितंबर से बंद हो गया, सॉरी 1 नवंबर से सर. हाँ, तो ये सब एप्पल ने भी ज्यादा जॉब यहाँ क्रिएट करने के लिए बोला है, डेल ने भी. और दे आर शिफ्टिंग देयर यू नो फैब्रिकेशन यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया. आई अंडरस्टैंड. या इंडिया बोलता नहीं है, इंडिया करके दिखा रहा है सर. तो चाइना इस चीज को महसूस कर रहा है. तो चाइना जो नक्शा उक्सा जो किया है उसका जवाब इंडिया भेज दिया. लेकिन अपना भारत अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो आप जो बोले ना सर, जो तिब्बत है, तो पहले इंडिया, आपको मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ सब चीज. नहीं, मान लिया जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा जी को रखा, इंडिया ने चाइना को साफ साफ कह दिया है अक्साई चीन हम लेके रहेंगे. ये डोभाल साहब ने सुना दिया है पॉइंट ब्लैंक. नंबर 1, पहले इंडिया POK लेगा, फिर अक्साई चीन लेगा, फिर अमेरिका की मदद से तिब्बत को लिबरेट करेगा. ये सब हिडन एजेंडा है सर, ये सब होगा, लेकिन इंडिया ढोल नहीं पीटता है. इसीलिए मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूं. थैंक यू. लेकिन असर्टिव तो इंडिया को होना. आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया है डॉक्टर नागेश झा जी. सर दिलीप सिन्हा सर, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन व्हाटएवर एक्चुअली यू नो द क्वेश्चंस आई हैव शेयर किया. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू. थैंक यू दिलीप कुमार जी. आपने जो कहा उसके जवाब में 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए. एक कि भारत पिछले 10 वर्षों में चीन पर डिपेंडेंट हो गया है बहुत क्रिटिकल इंपोर्ट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स में, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में. और भारत का इंपोर्ट्स जो है वो पिछले 4 साल में गलवान के बाद बढ़ता ही गया है, पिछले साल भी बढ़ा है. जबकि चाइना, जो भारत का एक्सपोर्ट्स है तो चाइना वो घटा है. तो भारत कोशिश करके भी नहीं निकल पा रहा है चीन के चंगुल से. एक तो ये है आर्थिक दृष्टि से. दूसरा, सैन्य दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है. अब कोई तुलना ही नहीं है इन दोनों देशों. तो जब भारत चीन के लगभग बराबर था 1950, 60, 70 के दशक में, तब भी हम डरते थे चीन से, चीन का मुकाबला सामना करने में या चीन को चुनौती देने में. आज की परिस्थिति में तो और भी मुश्किल है ये करना. और दूसरा कि भारत में अभी भी एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड. अमेरिका बहुत डोमिनियरिंग कंट्री है, उसके साथ हमारे इंटरेस्ट नहीं मेल खाते हैं. हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं रूस और चीन के साथ, तो हमें उनके साथ ही चलना चाहिए. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ओपिनियन है हमारे कंट्री के अंदर आज भी. तो पहले तो हमें मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना हमें अपना दुश्मन मानता है, हम चीन को दुश्मन माने चाहे नहीं माने, चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है. उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें नीचे नहीं जाना चाहता हूँ क्यों चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है और शी जिनपिंग क्यों नहीं भारत आ रहा है आज. उसे क्या परेशानी है? पुतिन को तो परेशानी है, पुतिन में वहां मॉस्को में coup हो जाएगा अगर पुतिन मॉस्को से बाहर निकला. शी जिनपिंग को क्या परेशानी है भारत आने में, वो हमें समझने की जरूरत है. और भारत के जो बुद्धिजीवी जो है, जो चाहते हैं अभी भी कि भारत
ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधित्व करेगा। अब ग्लोबल साउथ में चीन भी आ जाता है, तो भारत क्या चीन का प्रतिनिधित्व करेगा? आज भारत के जो परमानेंट सीट जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका सबसे बड़ा विरोधी चीन है, लेकिन हम अभी भी ब्रिक्स में चीन के साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो सर उसमें तो चाइना का तो मेंबरशिप है ही, लेकिन अभी जो एक्सपेंशन की बात हो रही है दैट विल आल्सो फेवर चाइना, मोर कंट्रीज आर कमिंग, दे आर अलाइंड टुवर्ड्स चाइना। ब्रिक्स इज डोमिनेटेड एक सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम सर एक छोटी सी महीन बात बता रहा हूँ, छोटी सी महीन बात जोहान्सबर्ग की है। मैं कह रहा हूँ कि जापान और ताइवान से अपने संबंध मजबूत करके वो पावर इक्वेशन चेंज करे इंडिया, क्योंकि वहां से इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इंडिया हम लोग के साथ है। कम से कम एशियन पार्टनर्स जो ताइवान और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड, तब क्या चाइना को भी थ्रेट होगा। और तब है जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं पूरा करना चाहता हूँ उसमें, ये संबंध सुधारना जापान ताइवान के साथ, ये सारे देश अमेरिका के एलाइज हैं, और हमारे संबंध इन देशों के साथ तभी सुधर सकते हैं जब हमारे संबंध अमेरिका के साथ सुधरे। अमेरिका में तो वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की है, नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है देयर विल बी एन इंडियन कैंडिडेट आल्सो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें अपनी पॉलिसी चेंज करने के पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि हम अमेरिका के साथ जाएं और अमेरिका के साथ संधि करें, तभी हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में नहीं है कि हम चीन का मुकाबला कर सकें, भले ही हम अपनी सेना को फ्रंट पर भेज दें लेकर, लेकिन चीन की कॉन्फ्लिक्ट तो अब तो नहीं होगा मॉडर्न वर्ल्ड में, भले इसीलिए मैं एक छोटी सी बात बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं रियल में सुना रहा हूं किया, जो जब ये जो ब्रिक्स मीटिंग जोहान्सबर्ग में हुई थी ना सर, उसमें जब सी जिनपिंग इंटर कर रहे थे तो बहुत शर्म आ रही है बोलते हुए हम उसकी बेइज्जती के बारे में, कि सी जिनपिंग के जो एड थे उसको फोर्सफुली अंदर नहीं जाने दिया गया। ये सी जिनपिंग 3 बार घूम घूम के देखा, और वही जब मोदी जी गए, जब मोदी जी चंद्रयान लैंड किया था, इंडिया वाज अ बिट बहुत, हाँ जब मोदी जी गए तो उसका पूरा एड सब आराम से। तो ये जो सी जिनपिंग की जो जोहान्सबर्ग में बेइज्जती हुई है, तो सी जिनपिंग के को कुछ समझ में आ रहा है कि भारत, तो अब वो भारत से डरने ही नहीं लगा, ईर्ष्या भी करने लगा है मोदी जी से। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये उसका तो वायरल हो गया उसका वीडियो। थैंक यू सर। अच्छा, अब 8:30 बज रहा है, हमें बंद करना होगा। अमिताभ जी कुछ? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो निष्कर्ष यही निकला कि अभी दिलीप जी के क्वेश्चन के हिसाब से अभी तुरंत चाइना को चैलेंज करना हम लोगों के लिए अभी संभव नहीं है, और ताइवान और उससे दोस्त जापान से सबको मिला के दोस्ती करने के पहले अमेरिका से रिलेशन सुधारना होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अपने को पावरफुल बना के ही चाइना को चैलेंज किया जा सकता है। तो और नागेश जी की बात भी ऑप्टिमिस्टिक है कि बहुत जल्दी हम लोग तीसरे पावर में आ जाएंगे। इन सब बातों का निष्कर्ष निकालते हुए, और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग उतने कमजोर नहीं हैं, फिर भी ठीक है। तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने दुश्मन चाइना को शिकस्त दे सकें, और इसके साथ समय हो चुका है, इसलिए आज का सभा समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन ये वासवी जी आयोग में हमारे बीच में विद्वान मणिपुर की, वो क्या बोलना चाहेंगे वो सुनना चाह रहे थे हम, लेकिन वो आप किसी को जो है इमरजेंसी में तो 3 दिन बाद अच्छा, किसी के माइक में आवाज आ रहा है, विनय जी के माइक में आवाज आ रहा है, तो हम चाहेंगे प्रसाद साहब का 2 मिनट का सुन करके
और उसके बाद हम चंद्रेश्वर खान साहब का नृत्य वाणी सुनना चाहेंगे। प्रसाद साहब थोड़ा फिनिश कर दें और उसके बाद खान साहब को सुन करके हम लोग क्लोज करेंगे। विनय शुक्ला जी, आपके यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। विनय शुक्ला जी, आपके यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपना माइक म्यूट कर लें। विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, आप जी हाँ सर, बंद कर। हेलो, हाँ आवाज बहुत डिस्टर्बेंस बहुत है। साथ ही कई लोगों को बोलने के लिए रहते हैं तो मुश्किल होगा। एक साथ कई लोग ना बोले तो क्या होगा? एक साथ ही ना, एक साथ बारी बारी से बोले। अब खत्म करना चाहते हैं तो उनको चंद्रेश्वर खान जी को कहिए तो धन्यवाद ज्ञापन और चंद्रेश्वर खान साहब, जी मैं सुन रहा हूँ। विनय जी थोड़ा बंद करेंगे। विनय शुक्ला जी, विनय जी का वो प्रभाव पड़ रहा है, वो जो खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम बीच में थोड़ा सा सुन नहीं पाए थे प्रसाद साहब जो बोले। प्रसाद साहब कुछ कहना चाहते हैं जरूर, अगर बीच में कोई अड़चन ना हो। अड़चन ये आती है कि एक ही साथ कई लोग बोलना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आता है किसकी बात से मैं सहमति हूँ और कौन सा सवाल पूछूं। मेरा कई दिनों से मैं इंतजार में था कि दिलीप सिन्हा साहब और राम मोहन जी से जो विश्व की स्थिति है, जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसके बारे में सुनूं, क्योंकि अमेरिका में 3 महीने रहने के वजह से जरूर कुछ मजबूरी से न्यूयॉर्क टाइम्स डेली पढ़ने का मौका मिला। तो न्यूयॉर्क टाइम्स वैसे आपको भी अवेलेबल होगा दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह, लेकिन यहाँ समय काफी था हमारे पास तो पढ़ने का मौका मिला। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अभी जो चंद्रयान 3 की चर्चा हुई, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देशवासियों को और हमारे देश के प्रति जो गर्व होना चाहिए वो सारे विश्व में हुआ है। और मैं बताऊं कि कम से कम 3 पेज लंबा न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज A1 से लेकर A1 और उसके बाद 2 और पेजेस लंबे लंबे, मेरा ख्याल है कि अगर उसको लिखेंगे आप तो करीब 10 पेज हो जाएगा। ऑर्डिनरी जो कॉपीज पर हम लोग लिखते हैं, तो 10 पेज की कवरेज चंद्रयान के ऊपर, और इन ऑल प्रेज, unstinted, unreserved praise for Indian achievement। तो ये तो मैं बता दूं आपको कि अमेरिका में भी इस बात की ये बातें अमेरिकन इंडियंस से, हमारे इंडो अमेरिकन कुछ लोग हैं नेबरहुड में, उन लोगों से ये बात होती है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया के प्रति अमेरिकन की जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो काफी पॉजिटिव है। दुर्भाग्य ये है कि अभी अमेरिका में ही एक यू कैन से दैट देयर इज ये लोग समझते थे, अमेरिका आने वाले लोग समझते थे कि ये रूजवेल्ट वाली देश, रूजवेल्ट का देश है, अब्राहम लिंकन और वाशिंगटन का। लेकिन ये अब जो इनका एक बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मॉरल इंफीरियरिटी इसको कहेंगे, कि वो परवेसिव हो गया है। पर्टिकुलरली जो रेशियल डिवाइड है
व्हाइट्स करीब 59% है यहाँ पर, बाकी कलर्ड पीपल होते हैं लोग। तो ये डिवाइड जो हो गया है, इसके वजह से पॉलिटिक्स अफेक्टेड है, इकोनॉमी अफेक्टेड है, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज अफेक्टेड है। मैं ये देख रहा हूँ, बस शेयर करना चाहूंगा राममोहन जी से और दिलीप जी से, उन्होंने ही बात उठाई है। अमेरिका को सॉलिसिट करने के लिए जितना चाइना ने एफर्ट किया है, बल्कि राममोहन जी ने जिक्र किया था कि बड़े बड़े पुराने डिप्लोमेट्स चाइना और अमेरिका की रिलेशनशिप उनके सुधारने के लिए अभी बहुत ही खराब है, लेकिन उसको सुधारने के लिए चाइना प्रयास कर रहा है। इनफॉर्मल लेवल पर उनका प्रयास बहुत ही तेजी से हो रहा है, और मैं समझता हूं कि अमेरिकन इकोनॉमी इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज इकोनॉमी, रफली 25% हम समझते हैं कि उनका जितना कंजम्पशन होता है सारा 20% चाइना से ही आता है। बाजार में कहीं जाइए कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है जिसपे चाइना का स्टैंप नहीं लगा हुआ है। तो ये फीलिंग तो है इस यहाँ पर, पब्लिक फीलिंग भी यही है कि अगर आप नॉन इंडो अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन की बात कहें, तो उन लोगों का जो इंडिया के प्रति मेरा ख्याल है वो वैसा ही इंडिफरेंट एटीट्यूड है, ल्यूकवार्म एटीट्यूड है, जैसा कि चाइना। They do not like to make a distinction between China and India. This I am talking of the white Americans, जिनका करीब 60% उनका पॉपुलेशन है, उनका रेशियो है। तो अब रही बात की अगर ये इस इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का अर्थ यही होता है कि if it is not Trump, then possibly things might improve. Things certainly, that is the belief. But if the Republicans come back to power, well, in some respects, one cannot predict what is kind of happening, but people say that Trump has got better relationship with Russia and is more anti-China. So that kind of impression will be more acceptable to Indians. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि, but the fact remains कि जैसा दिलीप जी ने कहा कि हमारे अपने देश में ही दुर्भाग्य से हम हाफ हार्टेडली अमेरिका के फेवर में हैं, हाफ हार्टेडली। तो अमेरिका को हम नहीं ब्लेम करना चाहेंगे कि at this time I think Biden has done, by gestures, by his body language, by his overt language, he has definitely wooed India much more than China has wooed America. As a matter of fact, हमको ये चाहिए कि हम अपने एफर्ट्स जो हैं अमेरिका के नजदीक जाने के, उसको हम इंटेंसिफाई करें, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ही देख रहे हैं कि पहले मैंने सुना था, तक मैं कह रहा हूँ इसलिए कि दिलीप जी ने बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड दोनों की चर्चा की। तो बाइपोलर वर्ल्ड में पहले रशिया और अमेरिका था, अब तो रशिया और अमेरिका की वजह रशिया की जगह पर चाइना आ गया है। तो नेचुरली वो चाहेगा कि बाकी जो एजेंसीज हैं जैसे ब्रिक्स हैं, उसको ज्यादा नंबर में, उसके नंबर को बढ़ा करके हम रशिया का इन्फ्लुएंस हम डायल्यूट कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि unless India makes a definite and a concrete effort to come closer to America, it is just possible that China may sort out its own problems and
leave all of us high and dry. That situation must be avoided. And some people have definitely suggested that the alternatives are Japan, Taiwan, and I'm sure that Japan and Taiwan definitely, and Australia, हम लोगों का तो एक ग्रुप है ही, उस ग्रुप को जितना मजबूत बनाए और इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग बनाए, बिकॉज ये बात ठीक है कि ये इस बात को दिलीप जी ने कहा था कि चाइनीज इकोनॉमी एट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑन अ डाउन स्लाइड. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक आर्टिकल मैंने पढ़ा इसमें, बीजिंग डाउन प्लेज इकोनॉमिक पेन बट इट इज बीइंग फेल्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बीजिंग. तो ये इस तरह की बातें काफी लंबा कवरेज है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ही है. दैट स्पीक्स volumes about the downslide in the economy of the Chinese economy. So there are factors which are favorable to us. There are factors which are totally unfavorable to us. At this moment, we must take a little plunge into wholehearted support to America, leaving aside, as it's very clear that Russia stands nowhere as a matter at the present moment, debilitated, emaciated economically. So at this time, we should not hesitate to be on the side of the Americans, only for one reason, if not for anything else. At least we are a democratic country and will continue to be a democratic country. And ideologically, even if diluted, Americans still believe in democratic values. अगर democratic values का एहसास नहीं होता तो आज जो लड़ाई हो रही है रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की, उससे तो ये मालूम होता है कि अगर ये इस बात की लड़ाई it is between democratic values and the values which are non democratic. So I think India should definitely make sincere effort to come politically closer to America at this time. Otherwise, the opposite may happen. China may become much closer, in spite of everything at the present moment being opposed, because China is making effort to improve its relations with US. Thank you. This is what I wanted to share with you. Thank you. I don't know if there is any thank you, sir. दिलीप जी से मैं पूछना चाहूंगा, दिलीप जी से कि does he feel this way or he feels differently? Sir, probably दिलीप जी जाओ. Okay, राम मोहन जी भी हैं. Can say something? Yes, of course. I mentioned when I was speaking earlier, America in our foreseen future will remain number one in the world till at least 2060. That is what it is known. Anyway, no one can predict anything beyond 2040, what will happen in the world, whether the world will survive. America will remain position number one, not only by virtue of being the strongest and the most rich economy, by the strength of its military power also, military and influential power. China is trying to be close to America in the strategical sense. That means strategically they can be equal, if not a challenging partner. I say partner because both of them have the same ideas to dominate the world. India, I think, will reach number 3 in the next 10 years, or even less, as they say, 2028, and it will remain so. China and India will always be interlinked because of trade, money, and population. There will be rivalry, but they are indeed interdependent. That is my idea, that India and China will not, they may have a limited war, but I don't think they will be adversaries in the long run.
China is scared of India at this moment because of the rapid growth of India and the slight decline of China. If Indian growth continues for another 10 years, it may reach China. But in that time, China will also perhaps move be forward. strong. One interesting thing that I want to tell you, there is a lot of speculation here that Modi, if he is re-elected Prime Minister, will visit Taiwan next year. If not directly, en route to Japan or to China or to Australia or something like that. That will be a big blow to China's economic domination of Southeast Asia. Whether India will take that chance, we do not know. Alternatively, the lady president of Taiwan may visit India on a so-called informal visit later this year or early next year. We will see international reactions to that and China's frustration on that point. This is one point which I made to mention. The world is settled to number 1, number 2, and number 3 for the next generation. One generation means 25 years, so at least 1.5, 2 generations. And we will live along like this in spite of small skirmishes between India and China, which is predicted in the next 1 or 2 years. That will happen, and when Pakistan crumbles within the next 7 to 8 months. That is post fresh elections in India. Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लैरिफाई कर दिया, कुछ हमारे डाउट्स थे। अब अमिताभ जी आप इनवाइट करें। I think we should close it as early as possible because we have other जी चंद्रेश्वर खान जी सब लोग चले गए क्योंकि क्लोज आपने प्रसाद साहब ने और राममोहन जी ने बहुत बढ़िया से किया है, तो इसलिए मुझे अधिक समय लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो धन्यवाद देना है कि द ट्रायो हरी साहब, दिलीप साहब और राममोहन साहब, they have lifted our horizon of query, knowledge and wisdom. We are grateful. And you have also analyzed very correctly that the route which China has taken to have a grip on America is through service, goods and services. They improve the quality of their products and quality of their services, and through that they could reach in the market of even America. The India to rule with have to do away with the Chinese product and have to replace those kind of things with the Indian product. And Indian products to America and services from India are going. We have a unique privilege as an Indian, मैं भारतीय के रूप में बोलूंगा कि हमारी छवि हमारे संतों और जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उसके चलते दूसरी है। चाइना एक व्यापारी है, लेकिन हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो हमारे लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट वही है जो एक राजा एक ब्राह्मण को देता है। एक बनिया के लिए अलग रिस्पेक्ट है, एक ब्राह्मण के लिए अलग रिस्पेक्ट है। जब तक हम मॉनेटरली अपने ऊपर में डिपेंड नहीं होंगे, हम उसको नहीं बढ़ाएंगे। अर्थ का अपना अर्थ होता है, तो उस रूप में अमेरिका अभी आगे रहेगा। और अमेरिका जनरस भी है, किसी भी कारण से हो, बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। चाइना का अपना व्यापार है और आर पार का ये है। इस बीच में भारत के पास जो अभी युवायन है, उनके माध्यम से चीजों को लेकर के, और अब कोई बात नहीं है कि हमें इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो थोड़ा हम पर उड़ाया गया था और हमने उस कंबल को ओढ़ लिया, तो उस कंबल को फेंकना पड़ेगा। एंड मेनी ऑफ आवर ग्रेट पीपल
like three of us are here, they are the world personality because of their perception. तो इन चीजों को बढ़ाते हुए अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए जो देश में हो रहा है और अपनी आध्यात्मिक गुणों को साथ रखते हुए आर्थिक क्षेत्र में उनमें जब तक हम पैसा किसी से मांगे और इसलिए उस पर डिपेंडेंट रहेंगे साधन पर, तो हमारी साधना पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। आप तीनों को और बाकी जो विद्वान मित्र जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको बहुत नमन। और अब हम लोग भारत को भारत कहना सीखें। किसी भी देश का दो नाम नहीं, और भारत में बनी हुई चीजें जब ये होने लगेगा कि वो सर्वोत्कृष्ट है, भारत की सेवाएं सर्वोत्कृष्ट है, तो देन वी विल बी कन्वर्टिंग आवरसेल्फ इनटू ब्रांड। जो अमेरिका अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसने भी ब्रिटिश को लंगी मारा। तो इन चीजों को हमें समझते हुए, इन चीजों को लेते हुए आप लोग इसी तरह से ज्ञान हम लोगों को देते रहे। और रियल वर्ल्ड रियल लर्निंग, जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक बोलने से नहीं होगा। हमें बनना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, और जिस पर हम निर्भर करते हैं, चाइनीज गुड्स पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ गई है और चाइना ने इतना बड़ा स्टॉक बना के रखा है कि हमें डर लगता है। राम मोहन जी और खौरी साहब और दिलीप जी, ये लोग विद्वान हैं, जानकार हैं। मैं थोड़े बहुत हल्का सा देखना और हल्का सा एजम्पशन उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि थ्रू नॉर्थ बहुत सारे सामान को वो मुफ्त में भेजना शुरू करेगा एक्सपायरी से पहले। तो इन चीजों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, और हमारे लोग जब उसको लेने के लिए, खाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इसीलिए उसका गुणगान करने लगते हैं। अमेरिका अमेरिकन के इंटरेस्ट के लिए एक है, चाइना चाइनीज इंटरेस्ट के लिए एक है। क्या हम भारतीय, भारत की अभिलाषा, रुचि उसके लिए एक है? और ये जब आ जाता है, ये जब आ जाता है, बड़ी ताकत आ जाती है, बुद्धि हमारे पास में हो गया है, करने लगे हैं। चंद्रयान बहुत अच्छा हुआ, आज चंद्रयान हुआ, कल अपने आरपीएम बनाने लगेंगे, तो धीरे धीरे उस शिखर पर हम पहुंचेंगे। और ये जो बहुत सारे जो प्रश्न आए हैं, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपनी मनोदशा है, माइंडसेट है, जो राम मोहन साहब ने और सभी विद्वानों ने कहा कि उसको हमको अपने से ही निकालना पड़ेगा। कोई हमको इस तरह से दिखाएगा तो फिर आज का धन्यवाद सर। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे हम सभी मिलकर समस्याएं सभी। बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कहा था, और भारत भारती को किसी पॉलिटिकल एजेंडा के चलते नहीं, किसी व्यक्ति के प्रभाव के चलते नहीं, स्व प्रभाव, स्वयं प्रभाव उस रूप में हम लोग करें। आपके व्याख्यानों ने, आख्यानों ने इन चीजों को जिस रूप में लाया, पल्लवित और पुष्पित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सावन बीत चुका है, भादव आ गया है, आपको, आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जी। प्रणाम। धन्यवाद कि जो कष्ट लेते हैं वो अद्भुत, अनोखा और अपूर्व है, अद्वितीय है। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा था राम मोहन सर और अठौरी सर के लिए। वो जो 2008 में जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो चाइना के साथ जो सीक्रेट एमओयू की थी, वो सर अब सरफेस पे आ गया है। वो इंडिया का 184 आइटम का कमर्शियल बिजनेस था सर। उसमें जो हमारा माइक्रो, मीडियम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो भी था, कुटीर उद्योग था, सारा डील चाइना से कर लिया था। वही अब अगले हफ्ते में शायद वो सामने आ जाएगा।
तो ये भी हमारे इकोनॉमी को जो हिलाने वाला चीज थी। मैं जस्ट हाउ से शेयर कर रहा था। थैंक यू सर। ठीक कहा आपने। ये बात जो आपने, ये राम मोहन जी ने भी इस बात को कहा था, दिलीप जी ने इस बात को कहा था। देखिए, हम लोगों ने गलती की है। ओपन अब जिन जिन जो सेंसिटिव आइटम्स हैं, जिसपे हमको अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसको बढ़ाना था, उसको हम लोग इंपोर्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने चाइना से। और ये क्रम जो है 2008 से नहीं, 2002 से शुरू हुआ। WTO में चाइना का एडमिशन, उसके बाद से उसने भारत के साथ, उस समय राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला किया कि जिन चीजों को हम चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं सस्ते दाम में, उनको हमें बनाने की क्या जरूरत है। वजह ये हुआ कि हमारे सारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे फार्मास्यूटिकल्स के, इसको थोड़ा बहुत हमको बनाना था, पहले बना था। हमारा जो पब्लिक सेक्टर, आप देखेंगे हैदराबाद जा करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो केवल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए ही था। वो दैट अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो ये जो गलती हुई हम लोगों की, अब पता नहीं जानबूझ की गलती हुई या गलती बोनाफाइड गलती हुई, लेकिन ये गलती अब सुधारी जा रही है। और हमको ये कहने में, मैं यहाँ पर बहुत मैं इसे देखता हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो अभी आ रहे हैं अमेरिका में, तो उसमें मैंने देखा है, ये मैं वेरीफाई करके ही आगे बोलना चाहिए हमें, लेकिन हमने देखा है कि इनका क्वालिटी डिटेरियोरेशन हुआ है। तो अगर ये क्वालिटी डिटेरियोरेशन मामूली चीजों में भी जो खरीदने की चीज है, दाम बढ़ा है और क्वालिटी डिटेरियोरेशन, ये क्रम है जो क्वालिटी डिटेरियोरेशन अगर हो, इसको फिलअप कर सकता है हिंदुस्तान। वो सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और सस्ते दाम में, उन्हीं दाम में अमेरिका में भी वो बिक्री हो सकती है। लेकिन इस पर अन्वेषण होना चाहिए, कौन कौन सी चाइनीज प्रोडक्ट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हुआ है। अब ये डिटेरियोरेशन क्यों हुआ है, इसके इंटरनली तो कोई जानकारी बता सकता है, लेकिन देयर इज नो डाउट अबाउट द क्वालिटी परफॉर्मेंस गोइंग डाउन इन मेनी प्रोडक्ट्स, मेनी कंज्यूमर आइटम्स of Chinese origin. This is a weakness which can be exploited by India. बस तय कहना चाहते थे। थैंक यू। और रांची से ब्रिजमोहन प्रसाद जी भी आगे, उनको बहुत बहुत प्रणाम और सबको को बहुत बहुत प्रणाम। कल के दिन जरूर आइएगा, कल एक नया टॉपिक है और नए दुनिया में हम लोग जाएंगे और एक नए विद्वान को सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज के सारे लोग कल भी आए और कल का हम लिंक है जब तुरंत भेज देते हैं। प्रणाम सभी को, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम ब्रिजमोहन बाबू, प्रणाम उमेश बाबू। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत पल्लव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लव